विंग, श्रीमती नीलम कश्यप चेयरपर्सन, परमजीत कौर जी उपाध्यक्ष जिला परिषद, प्रेमलता कश्यप जी, आशा कश्यप जी, प्रोफेसर आशा कश्यप दिल्ली से, कि वे मुख्यमंत्री महोदय को बुके भेंट करने के लिए पधारे। हमारी महिला साथी श्रीमती नीलम कश्यप, श्रीमती परमजीत कौर, श्रीमती प्रेमलता कश्यप और प्रोफेसर आशा कश्यप वे बुके भेंट करें। बुके क्यों नहीं भेज रहे हैं? या सब आगे किसी को करना चाहिए, आपको चलने दो ना, आप महिलाओं को बुके भेजो ना, महिलाएं क्यों नहीं आई? श्रीमती कश्यप, श्रीमती नीलम कश्यप, श्रीमती परमजीत कौर, श्रीमती प्रेमलता कश्यप और प्रोफेसर आशा कश्यप, कृपया समय का ध्यान रखेंगे और जो कार्यक्रम तय है उसके हिसाब से भी, लेकिन जोश और उल्लास में कमी नहीं होनी चाहिए। आपकी तालियां जबकि बुके भेंट किया जा रहा है हमारी बहनों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल जी को, उनके उस आस्था के प्रति हम आस्था प्रकट कर रहे हैं जो उन्होंने ऋषियों मुनियों के प्रति और महापुरुषों के प्रति प्रदर्शित की है। मैं बुके भेंट करने के लिए निवेदन अपने साथी जगदीश कश्यप एडवोकेट, माननीय नरेंद्र कश्यप महासचिव, इनसे निवेदन करूंगा कि वो आए और एक बुके हमारी सभा की तरफ से उन्हें भेंट करें। जगदीश कश्यप एडवोकेट और माननीय नरेंद्र कश्यप महासचिव बुके भेंट करने के लिए मैं उनसे निवेदन कर रहा हूं। वो आएंगे और मुख्यमंत्री महोदय को यहां बुके भेंट करेंगे। और इसके बाद निवेदन करूंगा मेमेंटो भेंट करने के लिए मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए वीरभान आर्य जी प्रदेश मुख्य महासचिव, साथ में मन्नू कश्यप घरौंडा से, करमबीर कश्यप एडवोकेट, रणधीर सुलखनी जी, ये सभी आए और एक मेमेंटो जो है वो मुख्यमंत्री महोदय को इस अवसर पर भेंट करें। दिव्य सज्जनों, इसके बाद ये अवसर होगा जब हम सब मिलकर यहां इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति से इसकी गरिमा को बढ़ाएं। और थोड़ा मंच से प्लीज थोड़ा सा किनारे हो जाएंगे तो आपकी गतिविधियां यहां से दिखती रहें। ये प्रतीक हमारे उन विश्वास और आस्था का है मेमेंटो जो इस समय मुख्यमंत्री महोदय को भेंट कर रहे हैं हमारी टीम के सदस्य। और तालियां एक बार फिर से आपकी तरफ से जरूर होनी चाहिए क्योंकि इसमें जगदीश कश्यप जी और माननीय नरेंद्र कश्यप महासचिव सभा की तरफ से ये मेमेंटो भेंट कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। ये विशाल जन समूह आज महर्षि कश्यप के प्रति अपनी आस्था और विश्वास को प्रदर्शित करते हुए आया है। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन यहाँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। माननीय सांसदगण श्री संजय भाटिया जी, रतनलाल कटारिया जी, नायब सिंह सैनी साहब, माननीय रामकुमार कश्यप जी हमारे विधायक और सभी माननीय विधायकों का। और अब समय है देवियों सज्जनों, एक बहुत सुंदर गीत की रचना इस प्रदेश के बहुत ही प्रख्यात कलाकार ईश्वर शर्मा जी ने की है और महर्षि कश्यप को समर्पित एक गीत यहाँ वे प्रस्तुत करेंगे। एक बार करताल ध्वनि से आइए अभिनंदन करें कलाकारों के मंच का, तालियों से स्वागत करें ईश्वर शर्मा जी का और इस गीत के साथ आस्था के भाव से जुड़े। फिर जब हेलो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, हरियाणा की शान, एक बहुत नेक नीति ईमानदार मुख्यमंत्री आज महर्षि का आशीर्वाद लेने के लिए आए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, महर्षि महापुरुष, आप तो वैसे बहुत ही सज्जन महापुरुष हैं। महर्षि महापुरुष किसी एक समाज के नहीं होते, ये सभी के होते हैं। एक बार चाहूंगा सभी ऊपर हाथ खड़े करके अपने बिल्कुल सच्चे दिल से बोलिए महर्षि कश्यप भगवान की, बोलिए महर्षि कश्यप भगवान की। अब भाई हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का ताड़ी बजाकर स्वागत कर दो। हेलो हमारे कश्यप साहब विधायक महोदय, आदरणीय भाटिया साहब, सांसद महोदय, पूरे मिनिस्ट्री बैठी है। आइए, महर्षि कश्यप जी क्या थे, उन्होंने क्या किया, कैसे सृष्टि में आए, उनके चरणों में नमन है। और मुख्यमंत्री जी का भी स्वागत है। थोड़ा समय कम मिला है, 1 घंटे का गीत है लेकिन 3-4 मिनट में खत्म करना पड़ेगा, लेकिन आपने सच्ची श्रद्धा से ध्यान लगाना। हाँ जी, 1 2 3 4।
ज्ञान गुण की खान संत मुनि जन रट रहे, धर्म महर्षि कश्यप आपका। हे महर्षि तुम जगत में बहुत बड़े विद्वान, राजा हो महाराज धन पूज्य जगत जहान, धन पूज्य जगत जहान। मारा मुख्यमंत्री मनोहर लाल यू नेता बड़ा महान, ताली बजा करके नेता बड़ा महान। सारा मुख्यमंत्री जी थारे आने पे, आज महर्षि कश्यप जयंती पे आने में देखो इंद्र देवता भी प्रसन्न हो गए, इंद्र देवता भी आशीर्वाद दे रहे थे आपको, भगवान कश्यप जी भी आशीर्वाद दे रहे थे। आज खुशियों के बादल छारे, महर्षि कश्यप की जयंती पे आज खुशियों के बादल छारे। कर अभिनंदन श्री मनोहर लाल का, कर अभिनंदन मिलजुल कहने सारे, मनोहर लाल का कर अभिनंदन मिलजुल कहने सारे, मनोहर लाल का कर अभिनंदन मिलजुल कहने सारे। कश्यप ऋषि की जयंती पे खुशियों के बादल छारे, कर अभिनंदन आज आपका मिलजुल कहने सारे, कर अभिनंदन आज आपका मिलजुल कहने सारे। भाई कौन कौन महर्षि का आशीर्वाद लेगा, एक बार ऊपर हाथ खड़े करके तालियां लग गए। 1 2 3 कर अभिनंदन आज आपका मिलजुल कहने सारे, कर अभिनंदन आज आपका मिलजुल कहने सारे। 24 मई सुबह घड़ी इन खुशियों का आया जी, हम बहुत आभारी आपके जो आके दर्श दिखाया जी। परम ब्रह्मा महर्षि ने सबका भला मनाया जी। हाँ, और मरीचि के पुत्र थे, क्या कहा, ब्रह्मा जी के पोते थे, ब्रह्मा जी के पोते थे, मरीचि के राज दुलारे। कर अभिनंदन आज आपका मिलजुल कहने सारे, कर अभिनंदन आज आपका मिलजुल कहने सारे। मुख्यमंत्री महोदय, हम जो भी हैं संतान महर्षि कश्यप की हैं, इनके 13 कन्याएं पत्नियां थी। मैं सारा वर्णन करूं तो बहुत समय लग जाएगा। पशु पखेरु रे देव ऋषि दानव महापुरुष सभी इन्हीं को पूजते हैं, इन्हीं की संतान है, उन्हीं से पैदा हुए। प्रहलाद भगत भी इन्हीं से हुए, हिरण्य कश्यप भी इन्हीं से हुए, मानव भगवान भी इन्हीं से हुए। ये बहुत बड़े महर्षि है। कर अभिनंदन आज आपका मिलजुल कहने सारे, कर अभिनंदन आज आपका मिलजुल कहने सारे। सर, एक अंतर आपके लिए, जब से आपकी सरकार बनी है, जब से आप मुख्यमंत्री बने हैं, हेमंत शर्मा कैसे हाँ। और क्या कहा सुन के, हाँ, जब तक आई बीजेपी सरकार मारे हरियाणे में, सारी जनता करे सराहना बार बार हरियाणे में, सारी जनता करे सराहना बार बार हरियाणे में। हाँ, बिजली पानी सही व्यवस्था मिल जाती हरियाणे में, श्री मनोहर लाल मुख्यमंत्री मारा ईमानदार हरियाणे में, ईमानदार हरियाणे में। श्री राम कुमार विधायक हमारे, श्री राम कुमार विधायक हमारे आज फूलने नहीं समारे, हम करें अभिनंदन आज आपका मिलजुल। एक मिनट, कौन कौन खुश है आज हमारे बीच में मुख्यमंत्री जी? एक बार हाथ उठा के तालियां बजा के 1 2 3 क्या बात है, आज की खुशी में आज खुशी में सीएम साहब आए हैं, क्या बात है। हाँ, चिंता मुक्त करा
ऋषि जी जो लेता है इनका नाम, चिंता मुक्त करावे महर्षि जो लेता है इनका नाम। किसी चीज की कमी न छोड़े, भक्तों का करते कल्याण। ये किसी चीज की कमी न छोड़े, भक्तों का करते कल्याण। क्या क्या खूबी बयान करूं, क्या क्या खूबी बयान करो। ये बहुत बड़े विद्वान थे, महर्षि ऋषि कश्यप बहुत बड़े विद्वान थे। ये बहुत बड़े विद्वान थे, ये गुण बुलाना धारे। हम करें अभिनंदन आज आपका मिलजुल कहने सारे। करें अभिनंदन आज आपका मिलजुल कहने सारे। मारे जनहित की सरकार श्री मनोहर लाल जी लाए, मारे जनहित की सरकार श्री मनोहर लाल जी। हाँ, ये तो सबके मन ने भाए, जनहित में काम कराए, हर वर्ग ने संग में लियाए, होए सबके मन के चाहे। सुन लो 7 साल के अरसे में इन्होंने बढ़िया काम कराए, मारे जनहित की सरकार श्री मनोहर लाल जी। सुनो ध्यान से, भ्रष्टाचारियों के हैं काले, भ्रष्टाचारियों के हैं काले, ये हमारे सीएम मनोहर लाल। भ्रष्टाचारियों के हैं काले, हमारे सीएम मनोहर लाल। भ्रष्टा, ये सर मेरे फादर साहब ने, ईश्वर शर्मा जी ने आपका गीत लिखा, मैंने गाया। हाँ, भ्रष्टाचारियों के हैं काले, ये हमारे सीएम मनोहर लाल। भ्रष्टाचारियों के हैं काले, ये हमारे सीएम मनोहर लाल। उनको जेलों में देते डाल, जिन्होंने दूसरों के हक खाए, मारे जनहित की सरकार श्री मनोहर लाल जी आए, मारे जनहित की सरकार श्री मनोहर लाल जी आए। और महर्षि कश्यप जयंती को अब सारे मिलकर मनाएं। ऊपर हाथ है, महर्षि कश्यप जयंती को आज सारे मिलकर मनाए। हाय रताड़ी भाजन दे, फिर रताड़ी भाजन दे, रताड़ी भाजन दे, रताड़ी भाजन दे। मेरी ताई भी राजी हो रही है, नाचन लाग रही है कती। हाँ, महारा मनोहर लाल जी आए, खुशी मनाए। रताड़ी भाजन दे। पाटिया साहब भी खुशी मना रहे हमारे। हमारे सीएम बड़े निराले हैं, हमारे सीएम बड़े निराले हैं, हमारे सीएम बड़े निराले हैं, हमारे सीएम बड़े निराले हैं। ये जनता के रखवाड़े हैं, ये जनता के रखवाड़े हैं, ये बहुत अच्छा ऋषभ जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत आभार। भारत माता की जय। महर्षि कश्यप की जय। थारी भी सारा की ताड़ी बजा दो भाई मुख्यमंत्री जी के लिए। बहुत बहुत आभार ईश्वर शर्मा जी का। एक बार पुनः हरियाणा सरकार की तरफ से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन इस महर्षि कश्यप राज्य स्तरीय जयंती समारोह में। और इस अवसर पर सभी विभूतियों का एक बार पुनः अभिनंदन करते हुए हरियाणा कश्यप राजपूत सभा की तरफ से भी स्वागत। निवेदन करूंगा समय सिंह जी, हमारे प्रधान हरियाणा कश्यप राजपूत सभा, कि वो आए और मुख्यमंत्री महोदय को और सभी अतिथियों का स्वागत करें। बहुत ही मान व सम्मान के योग्य आज महर्षि कश्यप जयंती समारोह के मुख्य अतिथि हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय मनोहर लाल जी, यहाँ पर उपस्थित अति विशिष्ट अतिथि आदरणीय संजय भाटिया जी, सांसद करनाल, मान के योग्य हरविंदर कल्याण जी, विधायक गरोंडा और मंच पर उपस्थित सभी एमएलए साहिबान, पूर्व विधायक व मेरे कश्यप समाज के लोगों, बीच में हमारे बैठे हैं हमारे कश्यप जयंती के समारोह की अध्यक्षता करते हुए इंद्री से विधायक रामकुमार कश्यप जी, आज मंच पे जितने भी नेतागण उपस्थित हैं,
आज आपने महर्षि कश्यप जयंती के अवसर पर पहुंचकर कश्यप समाज को गदगद कर दिया है। आज समस्त कश्यप समाज आपकी गरिमामयी उपस्थिति में बहुत ही खुश है। मैं हरियाणा कश्यप राजपूत सभा का प्रदेशाध्यक्ष होने के नाते कश्यप समाज की तरफ से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम महर्षि कश्यप जयंती करनाल में मना रहे हैं। महर्षि कश्यप जी का सप्त ऋषियों में सर्वोत्तम स्थान रहा है। वो सृष्टि के रचयिता हैं। मैं महर्षि कश्यप जी के चरणों में नमन करता हूं, नतमस्तक करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने महर्षि कश्यप जयंती को अन्य महापुरुषों की भांति सरकारी तौर पर मनाकर कश्यप समाज का बहुत ही मान सम्मान बढ़ाया है। इससे कश्यप समाज के लोगों में आपके प्रति बहुत ही सम्मान बढ़ा है। इसके लिए आज कश्यप समाज आपका धन्यवाद करता है। आज महर्षि कश्यप जयंती जो हम मना रहे हैं, आपने इसको ऐतिहासिक बनाया है। ऐतिहासिक ऐसे, हम वर्षों से महर्षि कश्यप जयंती मनाते आ रहे हैं, लेकिन आज जो महर्षि कश्यप जयंती मनाई जा रही है, ये राज्य स्तर पर सरकारी तौर पर मनाई जा रही है, और जिसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, हमारे इंद्री से विधायक राम कुमार कश्यप जी, सांसद करनाल संजय भाटिया जी, इन सब का बहुत सहयोग व योगदान रहा है। आप सबका समय ज्यादा न लेते हुए पुनः आपका आभार व्यक्त करते हुए अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। अंत में इतना ही कहूंगा, नहीं बरसते गरजने वाले सूखे झरने बहते नहीं, नहीं बरसते गरजने वाले सूखे झरने बहते नहीं, है उनका नाम मनोहर जो कुछ भी झूठा कहते नहीं। जय महर्षि कश्यप। बहुत बहुत आभार आदरणीय समय सिंह जी का। दिव्य सज्जनों, महर्षि कश्यप जैसे महान संत ऋषि किसी संप्रदाय, वर्ग, क्षेत्र के नहीं बल्कि पूरी मानवता के हैं, पूरे देश के हैं, देश के हर समाज के हैं। और इसीलिए आज उनकी जयंती के अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह में प्रदेश के हर वर्ग, हर संप्रदाय, हर क्षेत्र के व्यक्ति यहां उपस्थित हैं। हमारे हरियाणा कश्यप राजपूत सभा जो महर्षि कश्यप के चिंतन और विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए कृत संकल्प है। हमारे जो भी प्रयास होते हैं उसमें सबका कल्याण, सभी का साथ, सभी का वो विश्वास जो प्रधानमंत्री महोदय से लेकर मुख्यमंत्री महोदय तक का संकल्प है। इस अवसर पर मैं राम कुमार कश्यप जी, सीनियर एडवोकेट करनाल, उनसे निवेदन करूंगा। हमारी कुछ सभा की तरफ से कुछ मांगे हैं, उन मांगों को आज परिवार के, इस प्रदेश के परिवार के मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय स्वयं हम सब के बीच विराजमान हैं, उनके समक्ष वो रखेंगे। और उद्देश्य यही है कि इस सभा के माध्यम से पूरे समाज का कल्याण हो, हम सबके जीवन में सुख हो। श्री राम कुमार कश्यप, सीनियर एडवोकेट करनाल। सबसे पहले आज के इस समारोह में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का अपनी तरफ से, अपने कश्यप समाज की तरफ से हार्दिक धन्यवाद करता हूं। पहली बार है कश्यप समाज के इतिहास में महर्षि कश्यप जयंती
राज्य स्तर पर जो है सरकार के द्वारा मनाई जा रही है। ये एक इतिहास कायम किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और ये कश्यप समाज के इतिहास में भी लिखा जाएगा और हरियाणा सरकार के इतिहास में भी लिखा जाएगा कि श्री राम कुमार कश्यप एमएलए इंद्री की अध्यक्षता में एक सम्मेलन हुआ था जिसमें हजारों की तादाद में कश्यप समाज के लोग इकट्ठा हुए और हमारे मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी थे। ऐसा इतिहास में लिखा जाएगा और कश्यप समाज जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का हमेशा आभारी रहेगा। मैं मांग पत्र से पढ़ने से पहले सिर्फ 1-2 मिनट में लेना जरूर चाहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप इतिहास और पुराणों में दर्ज है, रामायण में दर्ज है कि ये कश्यप समाज वो समाज है जिसने राजा राम की भी जो है जब वनवास में थे सहायता की थी, और केवट का प्रसंग रामायण में दर्ज है, निषाद राज रामायण में दर्ज है। वही समाज आज आपके सामने बैठा है। आज आप इस आधुनिक काल में आज इस वक्त जो है हमारे लिए भगवान राम है और ये आपके अनुयायी हैं। मुझे उम्मीद है कि आप जो ये हमारा समाज जिसको राजनीतिक अधिकार आज तक 70 साल से नहीं मिले, वो आपकी देखरेख में अधिकार मिलेंगे। और ये समाज आज आपके साथ, जब से आपने राम कुमार कश्यप को इंद्री हल्के से टिकट दिया 2019 से, और तब से जब से नरेंद्र मोदी जी हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि वो भी पिछड़ों की बात करते हैं, आज सेंटर में हमारे 27 मंत्री केंद्र में हैं और उत्तर प्रदेश में भी जो है माननीय योगी जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इस समाज का महत्व समझा है। आज उत्तर प्रदेश में भी हमारे 5-6 मिनिस्टर हैं और निषाद के नेतृत्व में 15 एमएलए बन करके आपके कंधे से कंधे मिला करके योगी जी के साथ खड़े हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा, इस समाज को पहचान लो। ये वो समाज है जो कभी धोखा नहीं देता। राजा राम ने भी जब जो है गंगा पार उतरवाई, उनको सीता माता ने उनको उतरवाई देने की बात की, राजा राम ने बात की, लेकिन भगवान के सामने भी ये केवट ने ये कहा कि मैं उतरवाई नहीं लेता। साथियों, ऐसे प्रसंग निषाद राज की मित्रता रामायण में दर्ज है और रामायण में भी ये प्रसंग है। भगवान राम से किसी ने पूछा कि आपका गोत्र क्या है, भगवान राम ने भी ये कहा कि मेरा गोत्र कश्यप ऋषि से संबंधित है, मेरा गोत्र कश्यप है। ये ऐसी महान जिसमें भगवान जिसमें दीति और दीति जो है मुख्य रानियां जो थी, महर्षि कश्यप की मुख्य रानी दीति होती, एक से देवता पैदा हुए। आज देवता भी प्रसन्न है क्योंकि हरियाणा में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज कश्यप जयंती मनाई जा रही। देवता प्रसन्न है और भूमंडल पर ये जो है राम की सेना, कश्यप समाज, केवट, धीवर, मल्ला सारे आज प्रसन्न है आपके नेतृत्व में। तो इनको आप अपने साथ जोड़ लो और आगे ये ऐसा समाज है, ये ऐसा समाज है, ये चाहता है अगली आप तीसरी बार भी मुख्यमंत्री बने। ये ऐसा समाज है, आज ऐसी कुछ घोषणाएं आप कर दे, ये समाज आप पे भरोसा करके आया है। माननीय राम कुमार कश्यप हमारे इंद्री से विधायक हैं, वो हमारे कश्यप समाज के लिए चौधरी देवीलाल की तरह है। कश्यप समाज का उनका पूरा अनुयायी है, उनकी हर बात मानता है। हर कोने में राम कुमार जी ने जो है जितने भी जिले भ्रमण किया है। ये राम कुमार जी के बारे में मैं बताना चाहूंगा, हरियाणा कश्यप राजू जिसके नेतृत्व में आज ये कार्यक्रम हो रहा है, प्रधान रहे हैं इस कश्यप राजू 184 के, और 26 साल नौकरी की है। हरियाणा पब्लिक सर्विस के मेंबर रहे इन्होंने और राज्यसभा के मेंबर रहे। और मैं ये भी बताना चाहूंगा, राज्यसभा में जब धारा 370 की बात थी, 35 से हटाने की बात थी, राम कुमार कश्यप के योगदान को प्रधानमंत्री जी ने भी जब कुछ आए थे, वहां पर भी ये कहा कि राम कुमार जी तो मेरे साथी है लोकसभा के, मेरे साथ रहे, इनका बड़ा भारी योगदान, धारा कश्मीर की धारा तोड़ने में बड़े भारी योगदान रहा है। इनके योगदान का भारत की भूमि हिंदू कभी नहीं भूलेगा। ऐसे राम कुमार जी महापुरुष हमारे समाज में है। आज राम कुमार जी को मजबूत करने की जरूरत है। राम कुमार जी को आप अगर इनको ताकत देते हैं, चाहे आपका पंजाब हो,
जम्मू कश्मीर हो, हिमाचल हो, उत्तर प्रदेश हो, इनकी सेवाएं उत्तरी भारत में ली जा सकती है। हमारा कश्यप समाज उत्तरी भारत में भारी तादाद में है। जमुना की बेल्ट आपकी 4 सीटें लोकसभा की, सारी की सारी मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, आप हमें ताकत दें, राम कुमार जी हमारे विधायक को ताकत दें। आपकी सारी की सारी सीटें, 4 तो ये है ही है, हरियाणा की 10 सीटें आपकी झोली में डाल देंगे। आप ये हमें आजमा करके देखो, ऐसा हमारा समाज है। तो मैं ज्यादा न कहते हुआ अब मांग पत्र पे आता हूं कि मांग पत्र तो हमारा छोटा सा मांग पत्र है। तो मैं मांग पत्र पढ़ता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष। इसमें हमने छोटी छोटी 7-8 मांगे रखी हैं। पहली मांग जो है, महर्षि कश्यप जयंती की राजपत्रित छुट्टी की जाए। ये हमारी मांग बहुत पुरानी है। दो 2017 में भी आप पानीपत में आए थे और ये आप घोषणा कर चुके हैं उस वक्त भी, लेकिन पता नहीं क्या परिस्थितियां रही होंगी। आपकी जो घोषणा है, जो भी सरकार चाहे रामनवमी की, चाहे चैत्र की, चाहे 5 अप्रैल, चाहे 24 मई चाहिए, हम अपने समाज को समझा करके लाए हैं कि आज आपकी जो है कश्यप जयंती की छुट्टी होगी। जो आपको ठीक लगे, आज छुट्टी कश्यप समाज के महर्षि कश्यप के नाम पे, जो ब्रह्मा की पौत्र है, ब्रह्म के 3री पीढ़ी में है, तो उनके इस महान पुरुष की जयंती पर जो है आज छुट्टी कश्यप जयंती की होनी चाहिए। ये हमारे मांग पत्र है। अगला जो है दूसरे पॉइंट जो है, श्री राम कुमार कश्यप विधायक इंद्री कश्यप समाज की भावनाओं को देखते हैं। ये जो जन समाज आज उभरा है, इस जन समाज को राम कुमार जी से भी बहुत उम्मीदें हैं, आपसे भी बहुत उम्मीदें हैं। आप राम कुमार जी को ताकत दें। कश्यप समाज की तरफ से ये मांग है कि इनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। एक मिनट, अच्छा ठीक है। हरियाणा के हर जिले में महर्षि कश्यप चौक महर्षि कश्यप के नाम पे बनाया जाए। इससे क्योंकि हम हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं, अगर आप ऐसा करते हैं, हम राम की परंपरा में हैं, हम कश्यप ऋषि की परंपरा में हैं, अगर सारे हरियाणा में बड़े शहरों में महर्षि कश्यप चौक बढ़ाया जाए, कोई ज्यादा खर्चा भी सरकार का नहीं आएगा। एक हमारी ये मांग है। कश्यप हमारी धर्मशालाएं हैं। हमारा समाज आर्थिक रूप से कमजोर रहा है। हमने कोशिश की है धर्मशालाएं बढ़ाने की, तकरीबन काफी जिलों में हमारी धर्मशाला है, लेकिन वो अभी अधूरी पड़ी है। तो मैंने हमारे मांग पत्र में समाज की तरफ से आया है, हमारी कश्यप राजपूत धर्मशाला मॉडल टाउन करनाल में है, एक धर्मशाला कश्यप राजपूत धर्मशाला जींद में है, कश्यप राजपूत धर्मशाला बिलासपुर जो गोपाल मोचन का मेला लगता है, एक धर्मशाला हमारी कश्यप राजपूत धर्मशाला स्पीतो में है, वो अधूरी पड़ी है आर्थिक अभाव की वजह से। तो उन धर्मशालाओं में हमने ज्यादा नहीं मांगा, सिर्फ 21 लाख रुपए हमने आपसे मांगा है। तो उन धर्मशालाओं को जो अधूरी पड़ी है, वो उनको भी आप 21 लाख रुपए देकर के पूरी कराएंगे, हमें ऐसी अपेक्षा आपसे। अगला पॉइंट हमारा है महर्षि कश्यप पर शोध के लिए महर्षि कश्यप चेयर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में स्थापित की जाए। ये जब शोध की चेयर होगी, इस पे रिसर्च होगी और पता लगेगा कि महर्षि कश्यप कितनी महान परंपरा से हैं, कौन कौन राजा महाराजा हुए, तो सारी शोध होना चाहिए, क्योंकि अभी इस पे शोध नहीं हुआ, क्योंकि आदिकाल सृष्टि के आरंभ से महर्षि कश्यप है। इस पे चेयर स्थापित की जाए। अगला हमारा पॉइंट है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। श्री राम कुमार जी हमारे जो शान है कश्यप समाज की, वो पब्लिक सर्विस के मेंबर रह चुके हैं। तो हमारी ये मांग है समाज की, हरियाणा पब्लिक सर्विस में सदस्य लिए जाए। और एक मांग ये समाज की तरफ से है कि जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, उसमें भी सदस्य लिए जाए, क्योंकि तो ये ताकि हमारे लोगों की जो हक रशी है वो पूरी हो सके। अगली जो हमारी मांग है, हरियाणा सरकार बोर्ड कॉर्पोरेशन में कश्यप समाज के चेयरमैन सदस्य ले जाएं और हरियाणा के किसी यूनिवर्सिटी का नाम महर्षि कश्यप के नाम पर रखा जाए, वह करनाल के में स्थित किसी सरकारी संस्थान का नाम महर्षि कश्यप के नाम पर रखा जाए। हमें पूर्ण आशा ही नहीं, आप पर पूरा भरोसा है कि आप हमारी मांगों को अवश्य पूर्ण करेंगे और जो मांगे केंद्रीय सरकार या केंद्रीय नेतृत्व के संबंधित है, आप उन्हें भी पूर्ण कराएंगे। कश्यप समाज आपका हमेशा आभारी रहेगा। जो मांग पत्र जिन पदाधिकारियों की तरफ से दिया गया है, उनका भी मैं नाम पढ़ना चाहूंगा। समय सिंह कश्यप प्रदेश अध्यक्ष, वीरबान आर्य मुख्य महासचिव, राम कुमार कश्यप एडवोकेट चेयरमैन, ये मेरा खुद का नाम है। और हमारे युवा जो है, मन्नू कश्यप घरौंडा युवा प्रदेश अध्यक्ष, रणधीर
कश्यप युवा चेयरमैन करमवीर कश्यप एडवोकेट जो है सीनियर उप प्रधान हमारी युवा के, इन सब की तरफ से मांग पत्र आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार राम कुमार कश्यप जी, सीनियर एडवोकेट करनाल, जो कि चेयरमैन भी हैं हरियाणा कश्यप राजपूत सभा के। देव सज्जनों, इस पूरे आयोजन में आदरणीय संजय भाटिया जी, हमारे माननीय सांसद करनाल से, वे हर कोई आयोजन जो यहाँ किसी के हित में हो, किसी की खुशी और उल्लास का अवसर हो, तो ऐसे में आदरणीय संजय भाटिया जी की उपस्थिति हम सबको बहुत बल देती है। आज पुनः मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इस अवसर पर अपना संबोधन के लिए पधारें। श्री संजय भाटिया जी, माननीय सांसद महोदय। धन्यवाद। हरियाणा कश्यप राजपूत सभा एवं समस्त कश्यप समाज की तरफ से एक मांग पत्र ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को, आपके राम कुमार कश्यप एडवोकेट और विधायक राम कुमार जी सब मिलकर, सारी संस्था मिलकर माननीय मुख्यमंत्री जी को दे रहे हैं। अब एक बार जयकारा लगाएंगे तो ये मांग आपकी तरफ से भी चली जाएगी। महर्षि कश्यप जी की, महर्षि कश्यप जी की। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, एक सेकंड भाई साहब, कमांडो भाई साहब, एक सेकंड। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये जो मांग पत्र और जो ये ज्ञापन दिया है, उस पर ये मोहर महर्षि कश्यप जी की जय बोलकर लगाएंगे। भाई अपनी ताकत दिखा दियो भाई, सारे के सारे। महर्षि कश्यप जी की, एक बार अपनी जगह पे खड़े होकर पूरी ताकत के साथ, महर्षि कश्यप जी की। धन्यवाद बहुत बहुत। जब ये मांग पत्र राम कुमार जी बोल रहे थे, साउंड वाले ने थोड़ी सी साउंड मंच की मेरे ख्याल कम कर दी थी, तो ये मंच पे सुनाई कम दे रहा था। भाई ठीक कर दे भाई साउंड, उनकी वाली बात मैं कह दूंगा, पूरी साउंड ठीक होनी चाहिए। आज करनाल के अंदर दानवीर कर्ण की नगरी में यह बड़ा ऐतिहासिक पल है। आज आप देख रहे होंगे माननीय मुख्यमंत्री जी कि सब लोग अपने परिवार के साथ आए हैं। जितनी संख्या में भाई आए हैं, उससे ज्यादा संख्या में बहनें आई हैं। सही कह रहा हूं? जब हम सब राम कुमार जी, हरविंदर कल्याण जी, महिपाल जी, प्रमोद जी, यहां के अध्यक्ष योगेंद्र राणा जी, बख्शीश जी, हमारे पानीपत की अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना जी, भाई भगवान दास कबीर पंथी जी, अपनी अपनी विधानसभा में, जब हम आपकी विधानसभा में संजय बटला जी के साथ, सुभाष कश्यप जी के साथ जब हम न्योता देने के लिए गए, हमने एक ही बात कही कि अकेले नहीं आना भाई, परिवार के साथ आना है। इसलिए सब अपने परिवार के साथ आए। और माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं भी अपने परिवार के साथ आया हूं, सीएम साहब जा रहे हैं। आज ऐसा ऐतिहासिक पल, आज हम सब महर्षि कश्यप की संतान, हम सब, मैंने क्यों कहा, जो महर्षि कश्यप जी के बारे में जानते हैं वो ये जानते हैं कि साक्षात जो इस सृष्टि के रचयिता हैं ब्रह्मा भगवान, उनके साक्षात अवतार अगर इस धरती पर कोई है तो महर्षि कश्यप इस धरती पर अवतार है। अभी मंच से बोला जा रहा था कि ब्रह्मा भगवान के पुत्र मारीच ऋषि, मारीच ऋषि के पुत्र महर्षि कश्यप वैसे रिश्ते में पौत्र थे, लेकिन वो उनके अवतार थे। सप्त ऋषि हुए, सप्त ऋषियों में कश्यप ऋषि जी को ही महर्षि कश्यप कहा गया। और महर्षि कश्यप क्यों कहा गया, उसके पीछे कारण है। अगर आप थोड़ा सा भी वेद पुराण को मानते हैं, सनातन को मानते हैं, तो इस धरती पर, इस ब्रह्मांड पर, केवल मानसा की बात मैं नहीं कर रहा, इस धरती पर, इस ब्रह्मांड पर जितने भी जीव हैं, जीव बात कर रहा हूं, जिनमें जीवन है, जितने भी जीवन हैं, जीव हैं, वो 99% महर्षि कश्यप की संतान है। ब्याह में, शादी में, सुख में, दुख में, किसी समय में जब पंडित जी हमारे से पूछा करे ना गोत्र के है,
और घर का बड़ा बूढ़ा ना हो, गोत्र का पता ना हो, तो मुंह से क्या निकलता है? कौन सा गोत्र है? कश्यप गोत्र है। इसका मतलब जितने भी हम बैठे हैं, अगर 1% लोगों को छोड़ दो तो 99% एक ही पिता की, महर्षि कश्यप की संतान है। उस नाते से भी हम सब सगे भाई बहन के समान हैं। ये तो भाई नाश हो जो राजनीति का, सत्ता का, स्वार्थ का लालच रखते हैं, जिन्होंने हमारे को परिवारों में, हमारे को जातियों में, हमारे को पंथों में विभक्त कर दिया। वरना भगवान ने तो सब एक ही इंसान बनाए हैं। आप थोड़ा सा विचार करके देखें, इतिहास के अंदर बाबर 12,000 सैनिकों के साथ, थोड़ा मंच पे हलचल ना करो भाई साहब, 2 मिनट मंच पे हलचल। 12,000 सैनिकों के साथ बाबर इस हिंदुस्तान के अंदर आया था। 12,000 सैनिक तो एक ही रियासत में, हमारे एक ही नवाब, एक ही राजा के पास होते थे, लेकिन वो हम क्यों हारे? 800 साल पूरे हिंदुस्तान पे उनका कब्जा क्यों रहा? क्योंकि हम तब भी जातियों में विभक्त थे। हम अपने को श्रेष्ठ मानते थे, दूसरे को कम मानते थे, पड़ोसी की मदद नहीं करता था। एक 12,000 सैनिक यहां पर आए और 800 साल राज कर गए। अंग्रेज थोड़े से व्यापारी व्यापार करने के लिए हिंदुस्तान आए, 200 साल वो भी राज करके चले गए। बड़ी मुश्किल से सैकड़ों, हजारों, लाखों शहीदों ने अपनी शहादत दी, गुरुओं ने अपनी कुर्बानी दी। अभी हमने पिछले महीने गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व मनाया। गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोविंद सिंह जी और सभी साहबजादों ने पूरी दुनिया के अंदर एक ही परिवार में, एक ही समय में 3 पीढ़ियों का बलिदान। दूसरा उदाहरण बड़ी मुश्किल से मिलता है। इतनी मुश्किल से हमने आजादी प्राप्त की, लेकिन दुर्भाग्य 47 के बाद, हिंदुस्तान आजाद होने के बाद हिंदुस्तानियों का राज रहा। जो इतिहासकार मुगलों के थे, जो इतिहासकार अंग्रेजों के थे, मुगलों वालों ने लिखा कि अकबर महान था, औरंगजेब बड़ा सूफी संत था, शाहजहां बड़ा प्यार का पुजारी था, जहांगीर बड़ा इंसाफ पसंद था। मुगलों के इतिहासकार थे, उन्होंने मुगलों के बारे में अच्छा लिखा और हमारे महापुरुषों के बारे में कुछ नहीं लिखा और ना अच्छा लिखा। अंग्रेजों के इतिहासकार थे, उन्होंने अंग्रेजों के बारे में लिखा, बड़े न्यायप्रिय थे, वो कोई भेदभाव नहीं करते थे। उन्होंने कभी, इतिहासकारों ने ये नहीं लिखा कि अंग्रेजों ने अपने घरों के आगे ये लिखा रखा था कि हिंदुस्तानी और कुत्तों का आना मना है। ये तो हमारे बड़े बूढ़ों ने हमारे को बताया। जो गलतियां हम इतिहास के अंदर करते रहे, वही गलतियां आजाद होने के बाद भी हम करते रहे। हम फिर जातियों में विभक्त हो गए। बड़ी मुश्किल से यह आजादी मिली है। शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, उनकी कुर्बानियों के बाद यह आजादी मिली है। उस आजादी का मोल रखें। और जो इतिहासकारों ने ये इतिहास के अंदर हमारे महापुरुषों के साथ न्याय नहीं किया, भला हो माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने आजादी के 75वें अमृत महोत्सव को मनाते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्येक हिंदुस्तानी अपने उन महापुरुषों के बारे में बताएगा जिनके साथ इतिहासकारों ने न्याय नहीं किया। उसी कड़ी में मैं धन्यवाद करता हूं माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का। मैं उनके समक्ष कभी उनके मुंह पर तारीफ नहीं करता, मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं बताना चाहता हूं, राम कुमार कश्यप जी और समस्त कश्यप समाज इकट्ठा होकर माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गया। माननीय मुख्यमंत्री जी को बोला कि हम आपका समय लेने के लिए आए हैं, हमने महर्षि कश्यप जयंती मनानी है। तो मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा, केवल मैं आऊंगा नहीं, आप चिंता मत करो, आप सिर्फ न्योता देना, आप सिर्फ निमंत्रण देना, बाकी चिंता करने की आपको कोई जरूरत नहीं। ऐसे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी। और मुझे फोन किया और कहा कि इनको किसी चीज की कोई कमी नहीं आनी चाहिए। आप सब लोगों ने इतना भव्य आयोजन, आज से पहले हरियाणा के अंदर इतना बड़ा समूह, जितने आप यहां पर बैठे हैं उतने ही पंडाल के बाहर बैठे हैं, उससे ज्यादा जो लंगर हाल, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा निर्मल कुटिया वालों का, जिन्होंने लंगर की, इतने शुद्ध लंगर की व्यवस्था की, उससे ज्यादा उस लंगर हाल के अंदर है। और जितने पूरी मंडी के अंदर है, उससे बहुत बड़ी संख्या। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं बताना चाहूंगा कि इस समय सड़कों पर, बसों पर पूरे की पूरे श्रद्धालु संगत महर्षि कश्यप जयंती के लिए यहां पर आ रहे हैं। आपने जितनी भी मांग की, मैं भी आपकी तरफ से प्रार्थना माननीय मुख्यमंत्री जी से करता हूं कि वो आपकी हर मांग को पूरा करेंगे। इसी विश्वास के साथ मंच पर बहुत वरिष्ठ लोग बैठे हैं,
मैंने समय भी ज्यादा लिया, लेकिन मैं उनकी हाजिरी भी लगाना चाहूंगा। रतनलाल कटारिया जी हमारे बैठे हैं, सांसद हैं अंबाला से, मंत्री रहे, नायब सैनी जी बैठे हैं, रणवीर गंगवा जी बैठे हैं, हरविंदर कल्याण जी बैठे हैं, योगेंद्र राणा जी बैठे हैं, शशिपाल मेहता जी और रामनिवास जी हमारे जेजेपी के हमारे विधायक हैं नरवाना से, वो भी आए। एक बार खड़े होकर आप भी हाथ जोड़ दें, जेजेपी वाले के भी हाजिरी लग जाएगी। धन्यवाद। हमारे भाई वेदपाल जी हमारे बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता है, नेता है, हमारे कृष्ण बेदी जी, कृष्ण पवार जी, निर्मल बैरागी जी, पवन सैनी जी, राम कुमार जी एडवोकेट। राम कुमार जी एडवोकेट बोल रहे थे जब भाषण में नीचे बैठा था। और माननीय मुख्यमंत्री जी मैं बताना चाहूंगा, हमारे इंद्री के विधायक रहे अशोक कश्यप जी, उनके पिता बिल्कुल संगत के अंदर सरदार राम जी वहां पर बैठे थे, मैं उनके साथ बैठ के आया हूं। इनका भी जोरदार ताली, इतनी सादगी के साथ हमारे वरिष्ठ सभी सारा समाज, आज सब राजनीतिक दलों की दलगत राजनीति से ऊपर उठकर लोग यहां पर आए हुए हैं। हमारे यहां पर मेयर भी आई हुई है रेणु बालाजी, और समस्त कार्यकर्ता सम्मानित मंच कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और एक बार महर्षि कश्यप जयंती की आप सब लोगों को बधाई देता हूं। इतने जोश और उत्साह के साथ आपने इस जयंती को मनाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत आभार माननीय सांसद श्री संजय भाटिया जी का। देवियों सज्जनों, मैं एक सूचना उन बच्चों को देना चाहता हूं जिनका ग्रुप फोटोग्राफ होना है। वो बच्चे स्टेज के निकट आ जाएंगे और मैं निवेदन करूंगा अब हमारे सबके आदरणीय रामकुमार कश्यप जी, जिनका नेतृत्व इस आयोजन में हम सबको मिला। आदरणीय कश्यप जी जो इंद्री से विधायक हैं, इसके पहले राज्यसभा के सांसद भी रहे, जिन्होंने प्रदेश में घूम घूम कर लोगों को निवेदन किया, आमंत्रित किया कि वे इस राज्य स्तरीय समारोह में आए, और इस पूरे आयोजन को उन्होंने नेतृत्व दिया है। एक बार आप सबके करतल ध्वनि के साथ उनका अभिनंदन करते हुए निवेदन है आदरणीय रामकुमार कश्यप जी से कि वे इस अवसर पर अपने संबोधन के लिए पधारें। मान और सम्मान के योग आज के समारोह के मुख्य अतिथि एवं हमारे हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी, बहुत ही सम्मानित और मेहनती सांसद लोकप्रिय सांसद संजय भाटिया जी, पूर्व में रहे केंद्रीय मंत्री एवं अम्बाड़ा से लोकसभा के सांसद माननीय रतनलाल कटारिया जी, हमारे कुरुक्षेत्र के सांसद माननीय नायब सिंह सैनी जी, बहुत ही सम्मानित हमारे डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा जी, हमारे घरोंडा के विधायक हरविंदर कल्याण जी, कृष्ण पवार जी एक्स एमएलए, हमारे महिपाल डांडा जी एमएलए, प्रमोद जी एमएलए, पवन सैनी जी महामंत्री, प्रदेश महामंत्री, हमारे रामनिवास एमएलए नरवाना, शशिपाल मेहता जी पूर्व मंत्री, कृष्ण बेदी जी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री के पॉलिटिकल सेक्रेटरी हैं, निर्मला वरागी जी चेयरमैन, हमारी मेयर रेणु बाला गुप्ता जी, नीलम कश्यप जी कंज्यूमर फोरम के प्रधान, हमारे जिला के बहुत ही मेहनती प्रधान योगेंद्र राणा जी, समय सिंह जी हमारी हरियाणा कस्बा राज्यसभा के प्रदेश अध्यक्ष समय सिंह जी, मन्नू जी युवा टीम के अध्यक्ष रणधीर सिंह जी सलखनी, सुरेंद्र माजरी जी, रामकुमार कश्यप जी एडवोकेट चेयरमैन सभा, वीरभान जी हमारे महामंत्री, सुभाष कश्यप जी एमसी, बलजीत मोतोरिया जी, रघुनाथ तंवर जी पूर्व चेयरमैन, रमेश कश्यप जी एक्स एमएलए, यशपाल जी सैन, श्यामलाल झांगड़ा जी, जगदीश कश्यप जी एडवोकेट, हमारे जिला के करनाल के डीसी एसपी साहिबान और जिला प्रशासन के सभी अधिकारी गण, मंच पर बैठे अन्य सभी सम्मानित नेतागण, मेरे सामने बैठे हरियाणा के कोने कोने से सभी सम्मानित भाई और बहनों, पत्रकार व छायाकर साथियों, आज हम सभी जो है महर्षि कश्यप की जयंती बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। एक नया इतिहास रचा गया। माननीय मुख्यमंत्री जी आप देखिए कितना 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 कठ आज इस जयंती के स्वरूप में यहाँ पहुंचे, ये महर्षि कश्यप की आशीर्वाद और आपकी मेहरबानी है। तो मैं इसके लिए आपको माननीय मुख्यमंत्री जी धन्यवाद करता हूं और आपको बधाई देता हूं कि आप ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपनी सभी महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथि जो है हरियाणा स्तर पर और प्रदेश राज्य स्तर पर मनाने का काम किया, सरकारी तौर पे मनाने का काम किया। जो महर्षि कश्यप की जयंती है ये भी आपने सरकारी तौर पर सरकारी खर्चे पे प्रदेश स्तर पर मनाने का काम किया। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं। इसके प्रचार प्रसार के लिए
हमारे बहुत ही लोकप्रिय सांसद संजय भाटिया जी का बड़ा मेहनत इसमें की, उनका प्रचार प्रसार में लगे रहे, तो मैं उनका भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। हमारे हरविंदर कल्याण जी और हमारे अन्य विधायकगण जिन्होंने इस जयंती को भव्य बनाने के लिए प्रचार प्रसार किया, मैं सभी एमएलए साहबान का, सभी एमपी साहबान का धन्यवाद करता हूं। और मंच पर जितने भी नेतागण बैठे हैं उन सभी का मैं धन्यवाद करता हूं। और मैं सबसे ज्यादा जो मेरे सामने बैठे दूर दराज से सभी भाई बहनें आए हैं उनका भी मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। देखिए कितना आपके आने से कितना एक भव्य एक माहौल दृश्य देखने को मिला, तो इसके लिए मैं आप जो सामने मेरे बैठे सभी धन्यवाद करता हूं। मुख्यमंत्री, सबसे पहले तो मैं जो आपने जो हमारे रामकुमार कश्यप ने जो मांग पत्र पढ़ा, मैं भी जो हमारे एमपी साहब हैं ना उनकी तरह इन सभी मांगों का समर्थन करता हूं। और मुझे पूरी उम्मीद है इन मांगों के ऊपर विचार विमर्श करके आप इनको पूरा करने का काम करेंगे और समाज को आगे गति देने का, विकास की गति ले जाने का काम करेंगे। तो मैं इसके लिए एडवांस में माननीय मुख्यमंत्री धन्यवाद करता हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी जो मेरे सामने बैठे ये सभी समाज जो है, वैसे सब समाज के लोग आए यहाँ पर, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। जो ये कश्यप समाज के लोग मेरे हजारों की संख्या में बैठे हैं, ये विकास की दृष्टि से बहुत पीछे रह गए हैं। तो इनके लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, अगर समाज को आगे ले जाना है, जो मेरे सामने बैठे सभी भाई बहनों, भाई आपने शिक्षा में आगे बढ़ना होगा। अपने बच्चों को जो है क्वालिटी की शिक्षा देनी होगी। मैं क्वालिटी की शिक्षा किसे कहता हूं? वैसे तो हमारे बच्चे हर रोज स्कूल में जाते हैं, पढ़ते हैं, परंतु मैं क्वालिटी की शिक्षा इसलिए कहता हूं भी अच्छी क्वालिटी की शिक्षा होनी चाहिए। वो क्यों होनी चाहिए और वो क्वालिटी की शिक्षा क्या है? अगर आपका बच्चा एनुअल एग्जाम 10वीं 12वीं में 90% से अच्छे नंबर लेकर पास होता है, तो मान के चलो तो वो आपका बच्चा पढ़ाई में अच्छा है, उसकी अच्छी वो शिक्षा है। अगर आपका बच्चा 30%, 40%, 50% नंबर लेके पास होता है, तो उसकी शिक्षा मैं क्वालिटी की शिक्षा नहीं मानता। तो फिर आप कहेंगे जी क्वालिटी की शिक्षा कैसी होगी? हो सकती है भगवान ने जब हमारे को पैदा किया है, इतना टैलेंट, इतनी योग्यता, क्षमता दे करके हर आदमी को यहाँ भेजा है। अगर हमारे को ये पता लग जाए भी मेरे में भी टैलेंट है, मेरे में सकता है, योग्यता है, अगर योग्यता का इस्तेमाल करे, मैं मंच के माध्यम से कह सकता हूं, तो जो भाई अपने इस्तेमाल करेगा उसका अपने टैलेंट का, जो वो अपने प्रदेश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए सोचेगा, वो कर सकता है। ऐसा टैलेंट, ऐसा सब में टैलेंट है। परंतु क्या पराये हम क्या कहते हैं? निराश रहते हैं। हमेशा हम क्या कहते हैं? निराश रहते हैं, भगवान को दोष देते रहते हैं। भगवान ने हमने गरीब घर में पैदा कर दिया, मकान नहीं है। मैं कहता हूं आप अपने बच्चों की क्वालिटी की शिक्षा कर ले। क्वालिटी की शिक्षा करोगे, जिस दिन से आप बच्चे को स्कूल में डालोगे, चाहे लड़का हो लड़की, तो उसको उसी दिन से आपने 1 घंटा उसको पढ़ाना होगा, उसको वॉच आउट करना पड़ेगा। अगर आप बच्चे को अपने को जो शुरू से पढ़ा है उसको 1 घंटा पढ़ाएंगे या किसी से पढ़ाएंगे, तो आपका बच्चा, मैं निश्चित तौर से कह सकता हूं, जब 10वीं की परीक्षा होगी या 12वीं की परीक्षा होगी तो 90% से ज्यादा नंबर लेगा। ऐसा टैलेंट जो है आप सभी के बच्चों में। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप अपने बच्चों की शिक्षा बढ़िया करिए, क्योंकि आप देखिएगा कंपटीशन का जमाना है। जो बच्चा पढ़ता है सबसे पहले वो नौकरी उसके मन में आ जाती है, मैंने नौकरी प्राप्त करनी है। 99% बच्चे नौकरी लेने के लिए पढ़ते हैं और उनके माँ बाप भी कहते हैं भी 99% नौकरी लगेगा। कोई यही नहीं सोचता भी मैं नौकरी नहीं, मैं नौकरी लगाने वाला लगूंगा, मैंने इंडस्ट्रियलिस्ट बनना है, मैंने अच्छा फार्मर बनना है, मैंने अच्छा बिजनेसमैन बनना नहीं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, बच्चों की बढ़िया शिक्षा कर लें। इसके साथ साथ देखिएगा, आज मेरे सामने माता बहनें बहुत बैठी हैं, मैं एक इनसे निवेदन करना चाहूंगा, हमारे बच्चों का संस्कार बहुत बढ़िया होने चाहिए। अगर हमारे बच्चों के संस्कार बढ़िया होंगे तो आपका बच्चा निश्चित तौर से शिक्षा में आगे होगा। तो संस्कार किसे कहते हैं बढ़िया होंगे? अगर आपका बच्चा सवेरे उठ करके अपने माँ बाप को प्रणाम करता है, अगर आपका बच्चा स्कूल में जाते इस टीचर को प्रणाम करता है, घर में आता है टीचर को नमस्ते करके आता है, स्कूल में घर में आता है कोई बुजुर्ग उसको नमस्कार करता है, तो मान के चलो आपके बच्चा संस्कारी है। और आप ऐसा बच्चा अगर पढ़ने के बाद देखेगा उसकी अच्छी नौकरी भी लगेगी और अच्छी जगह उसकी शादी भी होगी। अगर शादी होने आपने सेवा करानी है, बच्चों को संस्कार दो, बच्चों को बड़े संस्कार दो। उसको शुरू से ही जब सोदी संभालता है उसको जो है संस्कार अच्छे देने शुरू करो। उसको बताओ, जिसको भी आप मानते हैं गुरुदेव मानते हैं,
उसको नमस्ते प्रणाम करना सिखाइए, बड़ों की इज्जत करना सिखाइए, टीचरों की इज्जत करना। ऐसा करेंगे तो आपका बच्चा संस्कारी होगा और वो फिर निश्चित तौर से पढ़ाई में अच्छा होगा, पढ़ाई में अच्छा होगा, अच्छी नौकरी लगेगी, अच्छी नौकरी लगकर अच्छा नागरिक बन के राष्ट्र के निर्माण अहम भूमिका निभाएगा। इसलिए मेरा निवेदन, बढ़िया शिक्षा, शिक्षा और संस्कार। दूसरा मैं एक निवेदन करना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी, स्वास्थ्य के बारे में बहुत जरूरी है। आज हमारा स्वास्थ्य, आज हमारा खान पीन दूषित हो गया, जिसकी वजह से हमारे जो है स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ रहा है। आज छोटी छोटी उम्र में डायबिटीज, कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम, ब्लॉकेज, सारी बीमारियां हो रही है कैंसर जैसी। तो इसलिए डॉक्टर खादरवली हुआ है, उसने बताया 25 साल उसने रिसर्च करा भी ये बीमारियां क्यों हो रही हैं। उसने बताया ये बीमारियां जो हैं गेहूं, चावल, दूध और मीठा खाने की वजह से हो रहा। तो उसने कहा अगर हम इन चीजों पे कंट्रोल करेंगे तो ये हमारा निश्चित तौर से हमारी बीमारियां खत्म होगी। उसने फिर बताया बीमारी कैसे खत्म होगी। उसने अनाज के ऊपर सर्च किया, उसने मिलेट को 3 भागों में बांटा, एक तो नेगेटिव अनाज, नेगेटिव मिलेट, दूसरा न्यूट्रल मिलेट, तीसरा पॉजिटिव मिलेट। नेगेटिव मिलेट में गेहूं चावल को लिया, अगर ये खाएंगे हम ठीक है तब भी बीमार करेंगे, बीमार हैं तब भी ये बीमारी बढ़ाएंगे। दूसरा न्यूट्रल, जैसे ज्वार बाजरा है, ये है अगर ये इनको खाएंगे तो बीमार है तो ठीक नहीं होगा, अगर ठीक है तो ठीक रहेगा। जो तीसरा जो है पौष्टिक अनाज, उसने उसको मिलेट का, उसने उसका नाम दिया सर्वधान्य। सर्वधान्य में आता है कोदरा, हरी कंगनी, कंगनी, कुटकी, स्वांग। उसने कहा अगर इनको अनाजों को खाएंगे, जो ये 5 मिलेट हैं, अगर आदमी स्वस्थ है तो स्वस्थ रहेगा, अगर आदमी को कोई बीमारी है उसको खाएगा इन मिलेट को, वो स्वस्थ रहेगा। बिल्कुल, इसलिए मेरा माननीय मुख्यमंत्री से आपसे निवेदन है, अगर इन मिलेट के ऊपर सर्च करी जाए, अगर ये ठीक है तो इसका खेती का बढ़ावा दिया जा सकता है और इन लोगों को जो है स्वास्थ्य, लोगों को जो है बीमारियों से बचाया जा सकता है। मेरा आपसे निवेदन रहेगा। फिर लास्ट में आता है पर्यावरण। ये पर्यावरण भी हमारे स्वास्थ्य को खराब करा। आज पर्यावरण हमारा दूषित हो गया, शुद्ध ऑक्सीजन नहीं है। तो क्या है, पेड़, हमने पेड़ों को काट दिया, पौधों को काट दिया। मेरा निवेदन रहेगा, 1 मिनट बस, मेरा निवेदन रहेगा हम ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं, पेड़ पौधे लगाएं, पेड़ पौधे लगाए ही नहीं बल्कि उनको मेंटेन करें, उनकी रक्षा करें। मैं आपसे जितने भी नागरिक यहाँ हैं, मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, आप जाकर के, जैसे अभी बरसात का मौसम आ गया, एक एक पौधा लगाने का काम करेंगे। अगर आप मेरी बात से सहमत हो हाथ खड़े करके बताओ, एक एक पौधा सभी लगाएंगे, घरों में जाकर के कहीं लगाएं। धन्यवाद। अगर ऐसा करेंगे ये हमारे स्वास्थ्य को ठीक लगेगा। अंत में मैं डीसी साहब का, एसपी साहब का मैं धन्यवाद करूंगा। प्रशासन का इतना बढ़िया अरेंजमेंट किया और देखिएगा मैं मंच का भी आदर करता हूं, सम्मान करता हूं। बहुत बढ़िया तरीके से शासन में रह करके हम सभी की बात सुनी। तो मैं ज्यादा न कहता हूं, आप सभी का धन्यवाद करता हूं। अंत में एक जय घोष करूंगा, महर्षि कश्यप की, महर्षि कश्यप की, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल की, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल की। धन्यवाद। अच्छा, भंडारे का भी आयोजन किया गया, आपने भंडारा भी लेकर के जाना है, ठीक है ना। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार रामकुमार कश्यप जी, हमारे माननीय विधायक, और इस आयोजन के पीछे जो उनका नेतृत्व हम सबको मिला है। बैठिए, प्लीज बैठिए। देव सज्जनों, ये अवसर है, इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय को भी हम सुनेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कश्यप समाज के उन बच्चों को आमंत्रित करना चाहता हूं जिसके साथ ग्रुप फोटोग्राफ होगी। और वह बच्चे, मैं निवेदन ये भी कर दूं साथ में कि सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री महोदय, और चलिए उसके पहले मैं निवेदन करूंगा इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री मनोहर लाल जी से, जिनकी संकल्पना, जिनकी सोच, जिनका विजन है कि प्रगति के साथ साथ संस्कार भी हमारे युवाओं में और समाज में होना चाहिए। और इसीलिए ऐसे ऋषियों, मुनियों, संतों के नाम पर, महान पुरुषों के नाम पर प्रदेश में राज्य स्तरीय कार्यक्रमों की श्रृंखला की शुरुआत हुई और उसी श्रृंखला में पहली बार महर्षि कश्यप जयंती हम मना रहे हैं राज्य स्तरीय समारोह के रूप में। निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, आप सबके करतल ध्वनि, आप सबकी तालियों के साथ, सम्मान से भरी, उल्लास से भरी तालियों के साथ परम आदरणीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल जी का शुभ संदेश महर्षि कश्यप जयंती के अवसर पर देवी सज्जनों।
जोर से बोलेंगे। महर्षि कश्यप महाराज की, भारत माता की, महर्षि कश्यप महाराज की, भारत माता की। आज इस ऐतिहासिक दिन में जब हम महर्षि कश्यप जी का जयंती का दिन मनाने के लिए यहां आए हैं, बहुत बड़ी कृपा मैं समझता हूं स्वयं महर्षि कश्यप महाराज की आज हमारे ऊपर हो रही है। 3 दिन पहले मौसम एकदम इतना गर्म था कि मैंने रामकुमार कश्यप जी से पूछा, इस मौसम का कोई रैली पर असर तो नहीं होगा? उन्होंने उत्तर दिया, प्रभु मालिक है। और आज मैं देख रहा हूं कि इंद्र देवता मुझे लगता है स्वयं महर्षि कश्यप के पास गए होंगे, उनसे आज्ञा ली होगी कि मौसम को क्यों ना अनुकूल कर दिया जाए। और पिछले 2 दिन से बहुत अच्छा सुंदर एक मौसम बना है, वातावरण बना है। और इस प्रभु की कृपा के साथ साथ आज इस कार्यक्रम में सहयोग करने के लिए बहुत से हमारे नेताओं की, कार्यकर्ताओं की भी कृपा हुई है। निर्मल कुटिया के महाराज की भी कृपा हुई है। उन्होंने स्वीकार किया कि जितने भी कश्यप बिरादरी के जो लोग इस महर्षि कश्यप जयंती के दिन आएंगे, भंडारा लंगर जो है वो निर्मल कुटिया की तरफ से होगा। आज के इस कार्यक्रम में वैसे तो बहुत लोगों ने सहयोग किया। प्रेरणा दी श्री रामकुमार कश्यप जी विधायक ने, और मेहनत करने में सारी जिम्मेवारी ले ली हमारे सांसद श्री संजय भाटिया जी ने। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम अभूतपूर्व कार्यक्रम होगा। और मुझे प्रसन्नता है कि आज दोनों पंडाल भरे हुए हैं, चाहे ये पंडाल भरा है, चाहे बराबर का पंडाल भरा है। इतनी बड़ी संख्या में मुझे लगता है कश्यप समाज शायद ही पहले इकट्ठा हुआ हो। एक कार्यक्रम इससे पहले पानीपत में जब हमारे रघुनाथ कश्यप जी भी चेयरमैन थे, तो उनके बुलावे पर मैं पानीपत में भी महर्षि कश्यप जी की जयंती के दिन आया था। आज उससे भी बढ़िया एक अभूतपूर्व दृश्य है। आज हमारे बीच में हमारे पड़ोस के क्षेत्र के सांसद कुरुक्षेत्र के श्री नायब सिंह सैनी जी भी उपस्थित हैं। अंबाला के हमारे सांसद पूर्व मंत्री श्री रतनलाल कटारिया जी भी शामिल हैं। हमारे जो प्रधान हैं हरियाणा कश्यप राजपूत सभा के श्री समय सिंह जी, और चेयरमैन हरियाणा कश्यप राजपूत सभा के राजकुमार कश्यप एडवोकेट जी, हमारे डिप्टी स्पीकर श्री रणवीर गंगवा जी, विधायक श्री हरविंदर कल्याण जी, जेजेपी के विधायक चेयरमैन खादीपुर श्री रामनिवास जी, चेयरपर्सन पिछड़ा वर्ग आयोग श्रीमती निर्मला बैरागी जी, विधायक हमारे पानीपत से श्री प्रमोद विज जी, श्री महिपाल ढांडा जी, मेयर हमारी यहां करनाल श्रीमती रेणु बाला गुप्ता जी, हमारे पूर्व विधायक घरोंडा श्री रमेश कश्यप जी, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी करनाल श्री योगेंद्र राणा जी, जय भगवान नंबरदार पूर्व प्रधान हरियाणा कश्यप राजपूत सभा श्री कृष्ण पवार जी, पूर्व मंत्री श्रीमती नीलम कश्यप, चेयरपर्सन कंज्यूमर फोरम कुरुक्षेत्र, श्री मेहता जी पूर्व हमारे मंत्री करनाल, अन्य उपस्थित मंच पर विराजमान व सभा में उपस्थित महानुभाव, हमारी मातृशक्ति, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पत्रकार छायाकार मित्रों, जैसा मैंने बताया
कि प्रभु की कृपा से यह कार्यक्रम हो रहा है। महर्षि कश्यप, उनके बारे में बहुत वर्णन हमने सुना है और बहुत ही, मैं कहता हूं, कश्यप समाज एक भाग्यशाली समाज है कि अगर जीवन के प्रणेता, अगर मानव जाति की उत्पत्ति के अगर किन्हीं को भगवान कहा जा सकता है तो ऐसे मुनिराज कश्यप, परोपकारी प्रजापालक महर्षि कश्यप महाराज, जिनको सप्तऋषि की संज्ञा से भी नवाजा गया है। इनका नाम बहुत से ग्रंथों में, हमारे वेदों में, हमारे हर शास्त्र में महर्षि कश्यप जी का नाम लिया जाता है। और महर्षि कश्यप एक आदि ऋषि हुए हैं, यानी ऋषि परंपरा में सबसे पहला नाम अगर किसी का आता है तो महर्षि कश्यप का आता है। महर्षि कश्यप का जो व्यक्तित्व प्रेरणादायक है। ऐसा कहा जाता है कि हमारे जो स्वर्ग प्रदेश कश्मीर, इसका नाम भी महर्षि कश्यप के नाम से रखा हुआ है। कश्मीर को महर्षि कश्यप वहां के लोग अपना पूर्वज मानते हैं। और जब महर्षि कश्यप का युग या उनकी नीति पर चलने वाले जितने भी आगे महानुभाव हुए हैं, सभी बहुत ही नीति प्रेरक, नीति के ऊपर चलने वाले, धर्म आधारित समाज जीवन चलने वाले, हमेशा उनके आदर्श जीवन को याद रखा जाएगा। कश्यप समाज का जो इतिहास है वो भी बहुत गौरवपूर्ण है। हमको मालूम है कि भगवान रामचंद्र जी जब वनवास के लिए गए थे तो उनको रास्ते में आश्रय देने वाले राजा निषाद भी कश्यप समाज से संबंध रखते थे। प्रभु रामचंद्र जी का सीधा संबंध है। यहां तक के भगत प्रहलाद के बारे में हमने सुना है, कश्यप समाज से संबंध रखते थे। और एक बात शायद जानकारी आपको है कि नहीं है, गुरु गोविंद सिंह जी ने जब पंच प्यारे सजाए थे तो जो पंच प्यारे, 5 देश भर के 5 लोगों को उन्होंने अपने पास बुला करके और जो खालसा पंथ की नींव रखी थी, उसमें एक जिनका नाम भाई हिम्मत सिंह कश्यप था, वो पंच प्यारे में से एक थे। और अगर इससे आगे बढ़ते हैं तो जब औरंगजेब की सेना ने गुरु गोविंद सिंह जी को परिवार सहित बंदी बना लिया था, तो उस समय भी जो हिम्मत सिंह कश्यप जी के जो बेटे थे, जिनका नाम भाई मोतीराम था, उन्होंने छुप छुप करके गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चे, उनके परिवार के लिए 3 रात तक लगातार दूध की व्यवस्था, रात को छुप के जाते थे, दूध दे करके आते थे उनको। और जो अत्याचारी, निर्मयी, निर्दयी जब पता लगा औरंगजेब को, तो औरंगजेब ने भाई मोतीराम को बंदी बनाया और बंदी बना करके उसको कोहलू में पिड़वा दिया। ये जो गन्ने का कोहलू होता है, इसके अंदर पिड़वा दिया। इस प्रकार के शहादत देने वाले, बलिदान देने वाले, और भाई मोतीराम वो भी कश्यप समाज से थे। हमारा कश्यप समाज बहुत वीर है, साहसी है और अपने आप पर आत्मनिर्भर बनने के लिए, जिसको कहना चाहिए कि वो अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए हमेशा, जिसको कहते हैं कमेरा वर्ग से संबंध रखता है, कभी अपने स्वाभिमान को गिरने नहीं देता, स्वाभिमानी है, हमेशा डट करके खड़ा रहता है। ऐसे कश्यप समाज का इतिहास ये हमको बताता है। भाइयों बहनों, जब ये विषय आया कि कश्यप समाज की मांग है कि आप जो है हमारे कार्यक्रम में आइए, महर्षि कश्यप की जयंती, तो मैंने उस दिन विचार किया कि मैं केवल कार्यक्रम में नहीं आऊंगा, बल्कि ऐसे व्यक्तित्व, ऐसा भगवान का दर्जा जिनको प्राप्त है, उनकी जयंती हम सरकारी तौर पर मनाएंगे और खर्च भी सरकारी होगा उसमें। राम कुमार कश्यप जी हमारे विधायक इस बात के साक्षी हैं कि एक हमने योजना बनाई और उस योजना का नाम रखा संत महापुरुष सम्मान एवं विचार परिवार योजना। अर्थात ये जो संत महापुरुष होते हैं, ये जीवन को प्रेरणा देने वाले लोग होते हैं और सारे समाज के होते हैं, किसी एक बिरादरी के नहीं होते हैं। फिर भी अलग अलग बिरादरियों ने अपने अपने संतों के, महापुरुषों के, गुरुओं के नाते से कुछ
अपनी परंपराएं बनाई हुई हैं। तब उन्होंने कहा कि सभी संतों के, महापुरुषों के जो जन्म जयंतियां हैं उसको हम सरकारी तौर पर बनाएंगे। उसका नाम रखा संत महापुरुष सम्मान एवं विचार परिवार योजना, विचार प्रसार योजना। और इसके नाते से हमने कई हमारे जो जयंतियां हैं, कई शताब्दियां हैं, ये हमने मनाई है। हमने महर्षि वाल्मीकि की जयंती ये भी सरकारी तौर पर मनाने का निर्णय लिया है। गुरु रविदास जी की जयंती ये भी सरकारी तौर पर मनाते हैं। भगत कबीर, डॉक्टर अम्बेडकर, इनकी जयंतियां भी हम सरकारी तौर पर मनाते हैं। और जहां तक शताब्दियों का विषय है, अभी आपने देखा होगा पिछले ही महीना, 1.5 महीना पहले हमने गुरु तेग बहादुर जी का जो 400 साल कार्यक्रम इसी पानीपत की धरती पर जो मनाया, लाखों श्रद्धालु वहां इकट्ठे हुए, वो भी हमने सरकारी तौर पर मनाया। उससे पहले गुरु गोविंद सिंह जी का 350 साल शताब्दी कार्यक्रम, गुरु नानक देव जी का 550 साल कार्यक्रम, ये भी बड़ी धूमधाम से हमने यमुनानगर और सिरसा इस प्रकार से बड़े कार्यक्रम किए। तो इस प्रकार की जयंतियों का कार्यक्रम अगले ही महीने 14 जून को रोहतक में भगत कबीर का इसी प्रकार का एक बड़ा वृहद कार्यक्रम हम सरकारी तौर पर वहां मनाने जा रहे हैं। तो भाइयों बहनों, मेरा कहने का भाव यही है कि जो संत महापुरुषों का जीवन होता है, ये हमें प्रेरणा देता है एक अच्छा जीवन जीने के लिए और हमको उत्साहित करता है। मैं आभारी हूं, धन्यवाद करता हूं हमारे विधायक रामकुमार कश्यप जी का, जो अपने भाषण के अंत में ये कह रहे थे कि हमको पर्यावरण की भी चिंता करनी है। अपने को, हर व्यक्ति को एक पौधा अपने जीवन में लगाना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। पर्यावरण की चिंता करने वाला ये समाज, मैं आभारी हूं इनका कि इस प्रकार की चिंता करते हैं। राष्ट्रीय जितने भी नेतृत्व हुआ है, राष्ट्रवादी जो व्यक्तित्व हुए हैं, ऐसे सबकी जयंतियों पर कुछ न कुछ विशेष प्रधानमंत्री जी ने आकर्षण हमारा, यानी एक प्रकार से हमारा ध्यान उधर लेके गए। सुभाष चंद्र बोस नेताजी, उनकी जयंती जो हर वर्ष 23 जनवरी को होती है, उन्होंने कहा कि इसको केवल जयंती नहीं बल्कि इसको पराक्रम दिवस, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र ने बहुत बड़ा पराक्रम किया आजादी के लिए, उसको पराक्रम दिवस मनाएंगे। और जो 26 जनवरी की परेड पहले हमेशा 24 जनवरी से शुरू होती थी, 24-25 तैयारी करते थे, 26 जनवरी को जो है उसका हम यात्रा निकालते थे अपनी गणतंत्र दिवस की। अब उन्होंने कहा कि नहीं, 24 नहीं, ये कार्यक्रम हमारा जो है इस 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो जयंती होती है 23 जनवरी से शुरू होगा। अब इसका मतलब 23 जनवरी से 26 जनवरी देश की स्वतंत्रता के नाम से, देश के गणतंत्र होने के नाम से इसको भी याद रखा जाएगा। भाइयों बहनों, इसी प्रकार गुरुपुत्रों का, जो गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र, उनका जो शहीदी का दिन है 26 दिसंबर, उसको भी वीर बाल दिवस इस रूप में देश भर में मनाने की बात कही गई कि वीर बालकों के नाम से भी उस दिन को, उनके पराक्रम को, उनके बलिदान को हम याद करेंगे। भाई बहनों, एक विषय, अब आखिर तो समाज के लिए कुछ करने की बात, ऐसे महापुरुषों की प्रेरणा से वो भी बहुत जरूरी है। समाज कैसे समरस हो, कैसे खुशहाल हो, कैसे उनके जीवन में शांति आए और कैसे देश के प्रति उनका लगाव उनके मन में जागे, इसके लिए हमारे महापुरुषों ने तो बहुत किया। लेकिन हम अब नरेंद्र मोदी जी के जब से देश में सरकार आई है, इस गरीब समाज के लिए बहुत सी योजनाएं ये हमने बनानी शुरू की है। दुर्भाग्य इस बात का है कि देश की जो 55 साल हमारी आजादी के बाद के शुरुआत के थे, तो जो राजनीतिक दल नारा लगाते थे गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, वो उस समय तक गरीबी, आज तक वो जहां जहां लगे हुए गरीबी हटा नहीं पाए हैं। और एक विडंबना की बात एक और शुरू हो गई है कि एक बड़े नए नेता आ गए हैं अभी, और नए नेता गरीबी हटाने की बजाय उनको कहते हैं आप घर में बैठे रहो, घर में बैठ के खाओ, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जबकि हम कहते हैं नहीं, हर परिवार का हम हिसाब किताब रखेंगे और एक एक परिवार का डाटा इकट्ठा करके हर परिवार से एक आदमी को लाएंगे, उसको पढ़ाएंगे, उसकी स्किलिंग, हुनर, इसका विकास करेंगे, उसको रोजगार के लायक बनाएंगे ताकि रोजगार करके अपने पैरों पर खड़ा होकर के अपने परिवार को पाले। हम जिस पॉलिसी पर चल रहे हैं इसका नाम है स्टैंड अप पॉलिसी, और जो आज का नया नेता उभरा है
उसकी पॉलिसी को मैं कहता हूं हमेशा, वो तो कहता सिट डाउन पॉलिसी। हम कहते हैं पैरों पर खड़े होकर के कमाओ, खाओ और परिवार को पालो, स्वाभिमान अपना मत छोड़ो। और वो क्या कहता है, नहीं नहीं कुछ मत करो, बैठे रहो घर में और बैठे रहो तो मैं तुमको ये दे दूंगा, तुमको ये दे दूंगा, तुमको ये दे दूंगा। इसको मैं कहता हूं सिट डाउन पॉलिसी। अब बताइए, स्टैंड अप पॉलिसी ठीक है कि सिट डाउन पॉलिसी ठीक है? स्टैंड अप पॉलिसी ठीक है, इस हक में जो है वो जरा हाथ खड़े करो। और जिनको लगता है कि सिट डाउन पॉलिसी ठीक है, हम तो घर बैठेंगे, मुफ्त का चाहिए, अगर ये किसी को ठीक लगता तो बताओ। अब ये है अंतर, ये अंतर है। स्वाभिमानी समाज कभी नहीं कहेगा कि मैं मुफ्त का खाऊंगा, वो कहेगा मुझे योग्य बना दो, मुझे पढ़ाई लिखाई करा दो, ट्रेनिंग करा दो, स्किलिंग करा दो, कहीं पॉलिटेक्निक में, कहीं मेडिकल कॉलेज में, कहीं इंजीनियरिंग कॉलेज में अच्छी शिक्षा लेकर के मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं, अपने परिवार की भी चिंता करूंगा, अपने समाज की भी चिंता करूंगा, अपने देश और प्रदेश की भी चिंता करूंगा। हमको समाज ऐसा खड़ा करना है। भाई बहनों, हमने क्या किया इसके लिए? एक ऐसी योजना बनाई है जो शायद ना तो देश में किसी प्रदेश में बनी है, ना ही दुनिया में कहीं बनी है। उस योजना का हमने नाम रखा है परिवार पहचान पत्र। परिवार पहचान पत्र, अंग्रेजी में उसको फैमिली आईडी भी कह सकते हैं। उसमें क्या किया कि हर एक परिवार का डाटा हमने इकट्ठा किया कि इस परिवार में कितने सदस्य हैं, क्या करते हैं, पढ़ते हैं, कमाई काम करते हैं, बेकार हैं, बेरोजगार हैं, महिलाएं घर का कामकाज करती हैं, बुजुर्ग हैं, उनमें कोई बीमार तो नहीं है। ऐसे हर एक परिवार के सदस्य की हमने जानकारी लेकर उसका डाटा तैयार किया और फिर उनकी आय पूछी हमने कि आपकी आय कितनी है। अब आय बताने वालों में उससे किसी ने 50,000 बताई, किसी ने 1 लाख बताई साल की, किसी ने 2 लाख, किसी ने 3 लाख, जितनी जिसकी है उसने बताई। ये अलग बात है कि बहुत लोगों के मन में जब लालच आता है तो 5 लाख वाला भी कहता 2 लाख है और 2 लाख वाला भी कहता मेरी 50,000 है। उनको एक लालच मन में आ जाता है कि थोड़ी बताएंगे तो शायद सरकार से कुछ मिल जाएगा। बंधुओं, हमने कुछ देने के लिए इनकम नहीं पूछी है, हमने इसलिए पूछी है कि ये जो कमजोर आदमी है इसकी पहचान ठीक हो गई तो फिर इनके परिवार का एक सदस्य उसको रोजगार के लायक बनाएंगे। ये हमारा काम है और इसलिए हमने आगे बढ़े हैं। अब ये कोई सरकार से देने की बात नहीं है, आखिर तो फिर इसकी वेरिफिकेशन, हमने इनकम वेरिफिकेशन उसकी जांच कराई और जांच कराने के बाद जो आंकड़े निकल करके आए हैं, उन आंकड़ों में मैं अगर सबके ना भी बताऊं, सिर्फ मैं कश्यप समाज के बता देता हूं। कश्यप समाज के कुल 6.5 लाख मेंबर हैं, 6,49,000 हैं और कुल उनके परिवार 1,48,000 कुछ 100 हैं। हमारे पास पूरा डाटा परिवार का आ गया है और उस 1,50,000 परिवारों में से 70% परिवार ऐसे हैं, लगभग 1,05,000 परिवार जिनकी आय साल की केवल 1 लाख रुपए से नीचे है, 1 लाख से नीचे है। हमने सबसे पहले चरण में ये जो 1 लाख से नीचे परिवार की आय है, इन सबको सरकार ने अपनी जिम्मेदारी ली है कि इन परिवारों की संख्या 1,80,000 से ऊपर कैसे हो जाए, ये हमने जिम्मेदारी ली है। और उसके लिए एक योजना बनाई, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना। अंत्योदय शब्द शायद नया होगा। अंत्योदय का अर्थ होता है जो आखिरी में रह गया है, पायदान की आखिरी सीढ़ी पर है, जिसकी आय आमदन सबसे कम है। 25, 30, 50,000 रुपए कमाने वाले परिवार भी हैं। अब 4,000 रुपया महीना घर के 4 मेंबर तो कैसे गुजारा करेगा, नहीं कर सकता। उसको फिर इधर उधर दाएं बाएं देखना पड़ता है। कुछ सरकारी योजनाएं होती हैं, उसका लाभ वो ले लेता है, फिर भी वो गरीबी गुर्बत में से निकल नहीं पा रहा है। तो हमने सबसे पहले जो 1 लाख से नीचे परिवार हैं, इनके घरों में कौन आदमी काम करने लायक है उसको चिन्हित किया, सरकारी संदेश भेजा, उसको एक जगह बुलाया, हमने मेले लगाए रोजगार के और उन रोजगार के मेलों में उनसे पूछा क्या कर सकते हो। किसी ने कहा मैं गाय भैंस पाल सकता हूं, किसी ने कहा छोटा उद्योग कर सकता हूं, किसी ने कहा मैं दुकान चला सकता हूं। ऐसे तरह तरह के काम लोगों ने बताए हैं। किसी ने कहा कि मेरे पास जगह नहीं है, वरना मैं छोटा सा घर में जो काम करता हूं इसको अगर कहीं दुकान हो जाए मेरे पास तो मैं अच्छा काम कर सकता हूं। एक नाई का परिवार आया, वो कहने लगा मैं घर में बाल काटता हूं, मुझे पैसा 1 लाख मिल जाए तो मैं दुकान के अंदर अच्छी उसकी फिटिंग करा करके बढ़िया सैलून बना सकता हूं ताकि लोग ज्यादा आए और अच्छी तरह मैं उसकी कटिंग कर सकूं। अब ऐसे परिवारों को बुला के हमने उनकी ट्रेनिंग शुरू की है।
बैंक से लोन लेके देना शुरू किया है। सरकारी सहायता, चाहे वो सब्सिडी है, चाहे उसके लिए कोई ग्रांट है, वो हमने देनी शुरू की है। लगभग 40,000 परिवारों को इस समय तक ग्रांट दी जा चुकी है, 40,000। और हमारा पहला टारगेट इस साल का 1 लाख परिवारों तक पूरा जल्दी से पहुंचने का है। मुझे लगता है कि अभी 2 राउंड हुए हैं इस परिवार के इस प्रकार के मेलों के, और यानी राउंड और हो जाएंगे तो हम 1 लाख तक पहुंच जाएंगे। लेकिन अब ये परिवार 7 लाख हैं। जैसे मैंने आपके समाज के 1,05,000 परिवार बताए हैं, हरियाणा के ये 7 लाख परिवार हैं। इन 7 लाख परिवारों को कैसे अपने पैरों पर खड़ा किया जाए, ये हमारे लिए चुनौती है। हमने इसको स्वीकार किया है और हम करके छोड़ेंगे। मेरी आपको एक गुजारिश है, आपसे एक प्रार्थना है कि जिन परिवारों की, जो मैं 1,05,000 बता रहा हूं, अब आपके बीच में ही होंगे, गांव में हैं, शहर में, कहीं भी हैं, चिन्हित करो। और कौन आदमी उसमें काम करने वाला है, कोई यंग आदमी, नौजवान 20-25 साल का है, या 30-35 साल का है, या कोई महिला है, उस काम के लिए, किस काम के लिए वो निपुण है, कौन सा वो काम कर सकती है। काम नहीं करना आता तो उसके लिए आप उसका हुनर विकास का काम करो। कौशल केंद्र, इसके खोलने की व्यवस्था हम कर रहे हैं। आज मैं घोषणा कर रहा हूं आपके बीच में कि हम हर जिले में एक अंत्योदय कौशल विकास केंद्र ये खोलेंगे। अंत्योदय विकास योजना के अंतर्गत अंत्योदय कौशल विकास केंद्र हर जिले में एक शुरू में खोलेंगे, और उसमें जो पढ़ाने वाले आप ही लोगों में से लाएंगे हम, यानी जो लोग अपने हाथ का काम करते हैं। बहुत हुनर है लोगों के हाथ में। ऐसा नहीं है कि हमारे बैकवर्ड क्लास का आदमी तो पहले अपना, यानी कारीगर पहले है, वो हाथ का काम करना जानता है, उसके पास समझ बहुत है, तरह तरह के काम करने में निपुण है। हम उन सब लोगों को जो अपने घर में बैठा काम कर रहा है उसका रजिस्ट्रेशन कराएंगे और उनको सैलरी देंगे, उनको पैसा देंगे, ताकि उन मोहल्लों के लोगों को पढ़ा सके। उसको हम स्थान देंगे, उसको साधन देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, जो चीज चाहिए उसको देंगे। लेकिन जो पहले से अपने घर में काम करता है, इसको हम उसके साथ ट्रेनिंग करने वाले बच्चे भी आपके जो इस सर्कल के होंगे उनको देंगे। कौन सा काम वो सीखना चाहता है उस काम को देंगे। और इस योजना का भी नाम हमने बहुत सोच समझ के रखा है। ये योजना होगी गुरु शिष्य परंपरा विकास योजना। गुरु शिष्य परंपरा विकास योजना। जैसे कोई भी कारीगर है, कोई मिस्त्री है, मकान बनाता है, वो जो मिस्त्री है वो अपने साथ 1-2 लड़कों को तो सिखा लेता है, ज्यादा नहीं सिखाता। हम कहेंगे तुम्हारे जिम्मे ये 20 लड़के हैं, इनको अच्छा सिखाओ, अच्छा इनको मेसन बनाओ, अच्छा कारीगर बनाओ, ताकि इनको फिर बाद में हमारी जो स्किल यूनिवर्सिटी है, श्री विश्वकर्मा स्किल विश्वविद्यालय, उसके साथ जोड़ करके उनका सर्टिफिकेट दिलाएंगे। वो इनकी परीक्षा भी लेंगे, सर्टिफिकेट दिलाएंगे, और उसका सर्टिफिकेट मिलने के बाद आज विदेश में भी हमारे पास मांग है कि हमको 5,000 कारीगर दे दो, हमको 2,000 वेल्डर दे दो, हमको 2,000 इलेक्ट्रीशियन दे दो, हमको टाइल लगाने वाले लोग दे दो। इस प्रकार की डिमांड विदेशों से बहुत है, बहुत बड़ी डिमांड है। हम इन्हीं सीखे हुए बच्चों को विदेश भेजने का भी प्रबंध कर रहे हैं। इसके लिए अलग से हमने विभाग बनाया है, और उस विभाग का नाम है फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट, विदेश सहयोग विभाग। ये अलग से हमने एक मिनिस्ट्री बना दी है कि ऐसे विदेश से जो मांग आती है, हम अपने जो लड़के बच्चे सीखे हुए हैं उन सीखे हुए लड़कों को वहां भेजें, ताकि ठीक से अच्छी सैलरी लेकर के यहाँ आएंगे, घर परिवार को पालेंगे। नर्सिंग का स्टाफ बहुत जरूरत है। हमने हरियाणा में नर्सिंग कॉलेज खोलने शुरू कर दिए हैं, ताकि लड़कियां, हमारी बहनें नर्सिंग का कोर्स सीखें, और फिर उसके बाद अगर कहीं विदेश से भी मांग आती तो उनको वहां भेज सकें। हमारे अपने अस्पतालों में जरूरत बहुत है। हम इनको अपने यहां भी काम देंगे, अपना रोजगार करने के लिए बैंकों से उनको लोन दिलाएंगे। हमारा पहला काम यह है कि एक एक परिवार में से एक एक व्यक्ति को आगे बढ़ा के काम में सिखाएं। कोई थोथा नारा नहीं देंगे कि हम एक ही दिन में सबकी गरीबी हटा देंगे, या हम हर किसी के खाते में इतने पैसे डाल देंगे। व्यक्ति को पैरों पर खड़ा करना है, उसी को जागरूक करना पड़ेगा। भाई काम करेगा तो आगे बढ़ेगा, नहीं करेगा तो बैठा रहेगा। इसलिए हम लोग इस ओर आगे बढ़े। हाँ, योग्य जो बालक हैं, अच्छे पढ़ लिख करके सरकारी नौकरियों में भी उनको नौकरी मिलेगी, लेकिन बहुत सीमित होती है। अच्छे पढ़े लिखे, अच्छे नंबर ले करके ही वो उसमें आगे बढ़ सकते हैं। उसमें हमने रियायत थोड़ी दी है। रियायत क्या दी है कि जिस परिवार में एक भी सरकारी नौकरी नहीं है, जिसके परिवार में एक भी सरकारी नौकरी नहीं दी है, उसको 5%
अतिरिक्त अंक दे करके भी उसकी नौकरी देने के लिए उसको आगे लाएंगे, उसको 5 नंबर ज्यादा देंगे, ताकि किसी घर में 4 हैं तो काम चल रहा है, 3 है तो काम चल रहा है, 2 है तो काम चल रहा है, एक भी सरकारी नौकरी में थोड़ा बहुत काम उसका चलता है, लेकिन जिसके घर में एक भी नहीं है उसके घर में भी तो एक आदमी आना चाहिए। तो इसलिए हर प्रकार के रोजगार के जो काम है, ये पहचान पत्र जो हमारा चला है, इस परिवार पहचान पत्र के माध्यम से, और ये हम सब करने वाले हैं। इसके लिए जो बहुत जल्दी ये जो गुरु शिष्य योजना है ये भी अखबारों में आएगी, और जो अंत्योदय कौशल विकास केंद्र, इसकी योजना भी हम देने वाले हैं। इसमें जो सीखने के लिए, कला सीखने के लिए आएंगे उनको भी स्टाइफंड देंगे, केवल सिखाने वाले को नहीं, जो सीखने वाला गरीब परिवार का बच्चा है उसको भी मासिक कुछ ना कुछ 2000-3000 की राशि देंगे, ताकि अपनी जेब खर्ची तब तक वो चला सके। 3 महीने के 6 महीने के कोर्स कराने वाले हैं। भाइयों बहनों, परिवार पहचान पत्र के साथ बहुत सी सेवाएं जोड़ी हैं। हम गरीब आदमी जो धक्के खाता है दफ्तरों में जा करके, भीड़ लगा के खड़ा रहता है, उसकी कोई सुनता नहीं है, उसकी बहुत चिंता की है कि आप जाओ, अपना परिवार पहचान पत्र का नंबर दे दो, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई डेट ऑफ बर्थ भी आपको बताने की जरूरत नहीं है, उसमें पहले से दर्ज है, कास्ट का सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, वो पहले से वहां दर्ज है। और किसी को मानो कहीं बाहर की नौकरी के लिए कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए तो अपना एक बार कास्ट सर्टिफिकेट का बटन दबाओ, आपका प्रिंट होकर के हाथ के आ जाएगा। ना आपको एसडीएम के पास, ना तहसीलदार के पास, ना पटवारी के पास, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। अब सबका डाटा हमारे पास है। ऐसा सरल जीवन हमने परिवार पहचान पत्र में कर दिया है। मुझे अगर एक बात आपसे पूछनी हो तो आप लोगों में से परिवार पहचान पत्र किस किसने बनवा लिए हैं, वो जरा हाथ खड़े कर दो। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सबने बनवा लिए हैं। कोई 2-3% लोग ही बचे हैं, ठीक है, ठीक है, देख लिया। जो 2-3% बचे हैं उनको भी घर में जाएंगे, उनको कहेंगे भाई आपको चाहे जरूरत है या नहीं है चीज की, आप परिवार पहचान पत्र जरूर बनवा लो, ताकि हमारी गिनती में आ जाएगा। और हम तो सिस्टम ऐसा कर दिया है कि अब हर परिवार में नया बच्चे का जो जन्म होता है उसका रजिस्ट्रेशन होते ही वो उसमें अपने आप चढ़ जाता है। दुर्भाग्य से मृत्यु हो जाती है, अपने आप उसका नाम कट जाता है। और जो राशन कार्ड बनवाने के लिए हमने धक्के खाने पड़ते थे कि मेरा पीला राशन कार्ड नहीं बना है, मेरा ये राशन कार्ड नहीं बना है, उसको अब जाने की कहीं जरूरत नहीं है। सब मेंबर्स की जानकारी हमारे पास है। 1,80,000 से नीचे के जितने परिवार हैं उन सबको पीला कार्ड मिलेगा, किसी को भी और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये प्रयोग हमने अभी 2 जिलों में कर लिया है, कुरुक्षेत्र जिला और सिरसा जिला। दोनों जिलों में 88,000 नए पीले कार्ड बन करके उनके घर में पहुंच गए हैं, किसी को कहीं जाना नहीं पड़ा। अब जल्दी ही हम बाकी 1 जुलाई से सभी जिलों में खोलने वाले हैं, ताकि आपकी आय 1,80,000 से कम है। एक बात की अपील मैं फिर करता हूं, अगर 1,80,000 से ऊपर है तो कम ना दिखाएं, यह भी अच्छा नहीं है। कश्यप समाज जैसा व्यक्ति अगर कोई होगा तो वो स्वाभिमानी व्यक्ति जरूर सच बोल करके जिनका 1,80 से नीचे है वही लिखवाएगा। इससे ऊपर का अगर है तो उसको नहीं पीला कार्ड बनवाना चाहिए। वो जो गरीब आदमी है उसका हक ना मारा जाए, इसलिए उसका हक देना है तो अमीर लोगों को अपना अलग से बताना चाहिए, उनको बाकी तरह की और सुविधाएं जो देनी होगी वो दिए जाएंगे। ऐसी ओल्ड एज पेंशन, जिस आदमी का अब 60 वर्ष की आयु हो जाएगी, उसके घर में 1 महीना पहले आदमी जाएगा कि बाबा तूने अपना ओल्ड एज पेंशन लेनी है क्या? महिला, माताजी तुमने कोई अपनी ओल्ड एज पेंशन लेनी है क्या? वो कहेगी लेनी है, उसके एक साइन कराएंगे, वापस आएंगे और कुछ नहीं पूछना, कोई पूछेंगे नहीं कुछ भी। उसकी आयु हमारे पास है, उसकी आय हमारे पास है, उसका एड्रेस हमारे पास है, उसका बैंक अकाउंट का नंबर हमारे पास है। अगले महीने सीधा जो 2,500 रुपया महीना उसके बैंक खाते में अपने आप चला जाएगा, उसको कहीं धक्के नहीं खाने हैं, ऑटोमेटिक बनेगी। और ये भी हमने बनाए हैं, अभी 23,000 नए ओल्ड एज पेंशन कार्ड इस योजना के अंतर्गत हमने बनाए हैं, हर महीने बनेंगे, इसलिए किसी को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही आयुष्मान भारत, गरीब परिवार का 5 लाख रुपए तक का बीमा, प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी योजना बनाई, क्योंकि बीमारी के समय जितना इलाज के ऊपर पैसा खर्च होता है, भयंकर खर्च होता है। कई बार तो परिवार कर्जे में आ जाता है, परिवार के पास इतना साधन होते नहीं है कि वो किसी बीमार का ठीक से इलाज करा सके, आदमी हमारे हाथ से निकल जाता है। लेकिन हमने कहा नहीं, पैसे के अभाव में कोई गरीब परिवार लाचार न बने। प्रधानमंत्री जी ने योजना बनाई कि 5 लाख रुपए तक की जो सहायता गरीब परिवार को सरकार देगी, उसको कुछ नहीं करना है,
इसका नाम है आयुष्मान भारत। लेकिन अभी तक ये जो डाटा है, हमारे 10 लाख परिवार ही ऐसे हैं जिनको ये लाभ मिल रहा है, क्योंकि बहुत कई प्रकार की पेचीदगियां हैं। हमने निर्णय लिया है इन पेचीदगियों को दूर करते हुए केवल एक ही बात देखेंगे कि 1,80,000 रुपए से नीचे के जो परिवार हैं उन सबको 5 लाख रुपए की सहायता चाहे हरियाणा सरकार को देनी पड़ेगी, हम जरूर देंगे। और ये संख्या अब उस 10 लाख से बढ़कर के 22 लाख परिवार होने वाली है। इस काम को शुरू किया है, थोड़ा भी प्रोसेस में है, लेकिन आने वाले 2-3 महीने में ऐसे सब 22 लाख परिवारों को और आयुष्मान कार्ड ये उनको मिल जाएगा। सबको उस कार्ड के आधार पर 5 लाख रुपए की बीमा योजना मिलेगी। अभी तक पिछले वर्ष में अगर मैं बात करूं तो 631 अस्पताल हैं जो सूचीबद्ध किए गए हैं जहां इलाज हो सकता है। आगे नए अस्पताल भी इसमें हम जोड़ेंगे ताकि इन अस्पतालों में कहीं भी वो जाके इलाज करा सकता है। अभी तक 434 करोड़ रुपए इसके लिए खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन राशि और बढ़ेगी। परिवार बढ़ेंगे तो राशि भी बढ़ेगी। हर साल का इसका लगभग 1,000 करोड़ रुपया ये हमने सोच रखा कि यहां तक खर्च होगा, हम जरूर उसको करेंगे। हमारे पास बजट की कमी नहीं है मित्रों, कोई कमी नहीं है, और गरीब समाज के लिए तो बिल्कुल नहीं है। इसलिए हर योजना का आप लाभ उठाएं। हमने कोचिंग के लिए मुफ्त कोचिंग सेंटर भी खोले हैं, खास करके गरीब बच्चों के लिए। जो सुपर 100 की योजना हमने चलाई थी, 2 जगह पहले चल रही थी, अब 4 जगह चल रही है, इसको और बढ़ाएंगे। हमारे 10वीं पास बच्चे मेरिट पर अगर आते हैं तो वहां कोचिंग करा के उनको JEE या नीट इसके पेपर भी देने के लिए वो सीधा पीयर होगा। और अभी तक रिजल्ट ये है 50% से ऊपर बच्चे उनमें से सीधे सिलेक्ट होते हैं। नीट ये जो हमारा सुपर 100 का कार्यक्रम है, और ये सुपर 100 के कार्यक्रम को हम और आगे बढ़ाएंगे। जहां तक शिक्षा की बात है, शिक्षा कोविड के दिनों में प्रभावित हुई, क्योंकि बच्चे स्कूल में जाना बंद हो गए, अध्यापक आना बंद हो गए। घर से बैठ के उनको पढ़ाओ तो उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू की। जिसके पास मोबाइल था वो भी पढ़ने लग गया, जिसके पास कंप्यूटर था, लैपटॉप था, वो पढ़ने लग गया। लेकिन हर परिवार अपने बच्चे को मोबाइल लेके दे नहीं सकता था। तो हमने क्या योजना बनाई है कि अब जो सरकारी स्कूलों में हमारे 10वीं, 11वीं, 12वीं के बच्चे हैं, कोई भी है, अमीर है, गरीब है, सबके लिए योजना बना दी। सबको हमने 5 लाख टेबलेट ये बांटे जा रहे हैं। 3 लाख से ऊपर बट गए हैं, 2 लाख इस महीने बट जाएंगे। 5 लाख टेबलेट, जिसका एक का खर्च लगभग 13,000 रुपए का खर्च है। एक बच्चे को हमने टेबलेट ये बांटे हैं। ये 650 करोड़ रुपए का खर्च हमने 5 मई को सारे प्रदेश में किया। और हरियाणा पहला राज्य है दुनिया में, किसी जगह इतनी बड़ी संख्या में, ना भारत में ना बाहर, 5 लाख टेबलेट कहीं भी स्कूलों में नहीं बांटे गए हैं। हरियाणा इज द फर्स्ट कंट्री, हरियाणा पहला राज्य है 5 लाख टेबलेट। टेबलेट मतलब कंप्यूटर, छोटा कंप्यूटर। अब बच्चा घर में बैठ के अपने अध्यापक से सारा उसका पाठ्यक्रम कर सकता है। अध्यापकों को भी चेक लगेगा, क्या किस अध्यापक ने उस टेबलेट में पढ़ाया है, वो भी दर्ज हो जाएगा। इस अध्यापक ने इस बच्चे को ये पढ़ाया है। अगर कोई कामचोर अध्यापक होगा वो भी, उसका भी पर्दाफाश हो जाएगा, क्योंकि वो रिकॉर्ड सारा हमारे पास आ जाएगा। इसलिए अध्यापकों को भी इसमें पढ़ना पड़ेगा, बच्चों को भी पढ़ना पड़ेगा। और उसका अगर पढ़ने में कोई कमजोर होगा, उसके लिए फिर पेरेंट्स को हम कहेंगे कि आपके बच्चे को समझाओ किस तरह, कैसे। अध्यापकों को कहेंगे, लोगों को समझाएंगे कि इन बच्चों को कैसे आगे बढ़ाना है। हम चाहते हैं कि स्कूल की शिक्षा हर एक बच्चे की हो। कोई बच्चा हरियाणा का ऐसा ना हो जो 10वीं या 12वीं तक ना पढ़ा हो। बहुत बच्चे स्कूलों में से निकल जाते हैं, माता पिता निकाल लेते हैं, लेकिन माता पिता को भी हम निकालने नहीं देंगे बच्चों को। उस बच्चे से उसने क्या काम लेना है वो सहायता सरकार करेगी, लेकिन माता पिता को अपने बच्चे को स्कूल से निकालने नहीं देंगे। हर एक बच्चे की पढ़ाई, ये हमारे लिए एक टारगेट हमने रखा है। प्रधानमंत्री जी ने कोविड के दिनों में अन्न बांटने का जो काम, एक योजना बनाई कि मुफ्त राशन, यानी 1 महीने का जो हमें मिलता है वो तो मिलता ही है, उसके अतिरिक्त भी हमें देने की बात की, ताकि कोई गरीब परिवार कोविड के दिनों में उसको तकलीफ ना हो। तो ऐसे जो लाभार्थी हैं, ऐसे जो लोगों को जिनको लाभ मिला है, ऐसे जो जिसको हम बेनिफिशियरी कहते हैं, इन सब लोगों से समय समय पर हम तो मिलते ही रहते हैं। आपको एक जानकारी दे रहा हूं कि अभी 31 मई को, आज से 6 दिन बाद, देश भर के ऐसे सभी लाभार्थियों को किसी योजना का भी लाभ उसको मिल रहा हो, उसको उज्ज्वला योजना में मिल रहा है, उसको प्रधानमंत्री अन्न, ये जो कल्याण अन्न योजना है, गरीब कल्याण अन्न योजना, इसका मिल रहा है, या हमारी
तरह तरह की योजनाएं प्रधानमंत्री जी ने जो चलाई हैं, उन सब के लाभार्थियों के साथ 31 मई को स्वयं जगह जगह लोगों को इकट्ठा करके, भले ही हम सबसे तो बात नहीं कर पाएंगे, हरियाणा में से भी 2-3 ऐसे लाभार्थियों से वो बात करेंगे, किसका सौभाग्य मिलता है किसको, उससे वो बात करेंगे, लेकिन देश भर के लोगों से 31 मई को वो बात करने वाले हैं। भाइयों बहनों, हमने पेंशन की भी चिंता की है। देश में सबसे ज्यादा पेंशन जो है वृद्धावस्था अथवा जो हमारे विधवा बहनें उनके लिए, दिव्यांग बंधु उनके लिए 2500 रुपए की योजना ये हमारी सबकी है। अभी हमने घोषणा की है कि जो कैंसर पीड़ित जो हमारे रोगी हैं वो भी कुछ कर नहीं सकते, उनके लिए भी 2500 रुपया महीने की हमने पेंशन जारी करवाई है। जो हमारे कैंसर से पीड़ित रोगी हैं, ऐसे थैलीसीमिया उनके भी जो रोगी हैं उनके लिए भी पेंशन हमने जारी कराई है। कोई भी परिवार का व्यक्ति जो कमजोर हो गया, कमा नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, उसको आर्थिक सहायता देने की हमारी ये योजना है। गरीब परिवार की बेटी की शादी, इसमें भी अभी तक जो 51,000 रुपए था, हमने उस बेटी के लिए 71,000 रुपया शादी के समय ये तय कर दिया है और शादी के दिन अथवा 7 दिन के अंदर ये पैसा उनको पहुंचेगा। मुख्यमंत्री विवाह शगन योजना ये हमने की है। भाइयों बहनों, एक विषय और मुझे टच करना है कि अभी हरियाणा में चुनाव नगर पालिकाओं के घोषित हो गए हैं, पंचायतों के जल्दी घोषित होने वाले हैं। हमने अपने विधान में, चाहे पंचायतें थी चाहे नगर पालिका थी, इसमें पिछड़ा वर्ग के लिए कुछ आरक्षण हमने घोषित किया था, इसलिए कि कुछ सदस्य आने चाहिए। ताली बजाए नहीं, अभी मेरी बात समझ लें पूरी, ताली बाद में बजाना। तो हमने वो घोषणा की थी, लेकिन कोई आदमी कोर्ट में चला गया और कोर्ट से उस आदमी ने कहा कि इस परसेंटेज को तय करने का आधार क्या है, आधार में कोई एक गिनती होनी चाहिए। हमने कहा हमारे प्रदेश में इतने जनरल हैं, इतने बीसीए हैं, इतने बीसीबी हैं, इतने शेड्यूल कास्ट हैं, उनका नहीं, प्रदेश का नहीं चलेगा। जहां चुनाव है, जिस प्रदेश, जिस गांव का है या जिस वार्ड का है, जिस जिले का है, जिस जिला समिति का है, जो इकाई चुनाव वाली है उस इकाई का परसेंटेज क्या है, जब तक ये नहीं होगा तय, तब तक आप बैकवर्ड को अपना ये रिजर्वेशन नहीं दे सकते। इसलिए हमारे सामने 2 ही विकल्प थे। एक विकल्प ये था कि हम इसकी कोई एक बीसी कमीशन अलग से बनाएं और बीसी कमीशन सारे हरियाणा का, हर गांव का, हर वार्ड का, मोहल्ले का, और वो आबादी के हिसाब से परसेंटेज निकाले कि इसमें बैकवर्ड ए कितने हैं, बैकवर्ड बी कितने हैं, एससी कितने हैं, वो निकाले, उसके बाद हम चुनाव कराएं। लेकिन आपको पता है सरकारी कामों में कितना समय लगता है। अगर इसको हम शुरू करते तो कम से कम 2 साल चुनाव नहीं होने वाले थे, 1 साल तो पक्का ही था। हमने फिर तय किया, नहीं, अगर ये कहते हैं तो अगली बार का तो इसी हिसाब से कराएंगे जैसा ये कह रहे हैं, लेकिन इस बार का चुनाव हम अपनी पार्टियों में उनको कहेंगे कि हर पार्टी अपने अपने, कौन पार्टी करती है कौन नहीं करती है, ये भी कंपटीशन होगा। तो हम अपनी पार्टी से जो आरक्षण दिया है बैकवर्ड क्लास का, पार्टियों में उतने कैंडिडेट जिसका आरक्षण है उसको जरूर खड़ा करेंगे और उनको हम जिताएंगे भी सही। लेकिन सरकारी आंकड़े पे अभी कम से कम 1 साल और लगने वाला है, वो अगले चुनाव में तो लागू हो जाएगा, इस चुनाव में लागू करना नहीं तो 1 साल चुनाव रुक जाते। चुनाव कराना जरूरी है लोकतंत्र में हमें पहले ही 1-1.5 साल से लेट हो गए हैं, तो इसलिए वो चुनाव सारे इस शर्त को हटा के हम कर रहे हैं। लेकिन पार्टियों को हम अपील कर रहे हैं कि सभी पार्टियां इसको अपनाएं, कम से कम भारतीय जनता पार्टी इसको जरूर अपनाएगी, ये मैं आपको आश्वासन देता हूं। भाइयों बहनों, इसी प्रकार से शिक्षा की बहुत सी सुविधाएं मैंने आपको बताई हैं। डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना, जिसमें 10वीं 12वीं से ऊपर 8,000 से लेकर 12,000 रुपए तक उनको जो राशि है वो छात्रवृत्ति के रूप में दी जाती है। और इसी प्रकार से हम हर एक सुविधा जो हमारा गरीब समाज है उसको कैसे आगे दे सकें, हम दिन रात लगे हैं कि उन रोजगार के लिए हम उनको देने का काम करें। भाइयों बहनों, विषय तो मेरे पास बहुत है, लेकिन उन सब के ऊपर मैं लगा रहूंगा तो जो आपकी असली बात है वो रह जाएगी। असली बात कौन सी है? जो हमारे एडवोकेट साहब ने, उन्होंने एक 8 पॉइंट्स जो आपके सामने रखे हैं, तो मैं उनको कह रहा था कि बिंदु तो 8 हैं, लेकिन 8 आज इस समय तो घोषणा करनी शायद संभव नहीं है। कुछ उसमें से कर दूंगा, कुछ उसके अलावा अलग से कर दूंगा, 8 पूरे कर दूंगा, चिंता मत करना। सबसे पहला इन्होंने कहा
महर्षि कश्यप जयंती, इसकी छुट्टी की बात है। बात पूरी सुन लो, बात पूरी सुन लो, बात पूरी सुनो, अभी पूरी नहीं हुई है। इन्होंने कहा छुट्टी की बात। अब मैं क्या कह रहा हूं, पानीपत में मैं गया था आज से 3 साल पहले, तो पानीपत में यह विषय आया था कि महर्षि कश्यप की जयंती होती किस दिन है। अब होती किस दिन है, इसमें से विषय निकल करके आया कि वो जिस दिन रामनवमी होती है उस दिन महर्षि कश्यप की जयंती होती है। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, उस दिन नहीं होती है। अब हमने तो ये घोषणा कर रखी है कि अगर राम जयंती के दिन आप मनाते हैं तो हम दोनों नाम से और उस छुट्टी को पक्का कर देंगे। ऐसा नहीं कि एक दिन 2 नामों की छुट्टी हो नहीं सकती। बहुत से उदाहरण हैं। 2 अक्टूबर है, 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जन्म जयंती है, लोग लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है, मदन मोहन मालवीय की जयंती है। 3 जयंती 2 अक्टूबर को पड़ती है। अब वो छुट्टी तो होती है, तीनों के नाम से होती है, लेकिन एक ही है। इसी प्रकार से 25 दिसंबर अपने देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है, और जो ईसाइयों के जो मसीहा हैं यीशु मसीह, उनकी जयंती भी 25 दिसंबर को होती है, और वो भी एक दिन होती है। तो अगर महर्षि कश्यप की जयंती और प्रभु रामचंद्र जी की जो हमारी जयंती है यानी रामनवमी है, उसको एक मान के मनाते हैं तो निश्चित रूप से छुट्टी पहले से घोषित है, नाम हम लिख देंगे। अभी भी स्वर 2 आए हैं, अभी भी स्वर 2 आए हैं। सुनिए। चलिए, आपकी इस बात को स्वीकार करते हुए जिस दिन भी महर्षि कश्यप की जयंती, अब मुझे आधार पता नहीं उस शास्त्रीय गणित का, अरे सुनो, शास्त्रीय गणित का मुझे पता नहीं है, शास्त्रीय गणित क्या है मुझे पता नहीं है, उसमें उनकी डेट ऑफ बर्थ कब आएगी, कौन सी आएगी। लेकिन इतना मैं भी करता हूं कि जो हमारी रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज की लिस्ट है उसमें महर्षि कश्यप जी का नाम रखेंगे। जिस दिन जयंती महर्षि कश्यप की है, जो भी आप भाइयों में से छुट्टी लेना चाहता है वो ले सकता है। इसी प्रकार दूसरी मांग है कि महर्षि कश्यप जी के जीवनी पर शोध के लिए महर्षि कश्यप कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, मैं समझ गया, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। चलिए, बहुत अच्छा। अब बैठ जाओ, आगे सुनो। अभी महर्षि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में महर्षि कश्यप जी के नाम से एक चेयर स्थापित की जाए। अब चेयर स्थापित करने के लिए जिनकी चेयर स्थापित की जाती है, हर वर्ष 15 लाख रुपए उसमें जमा कराने होते हैं। मैं हमारे संजय भाटिया जी मेंबर पार्लियामेंट हैं यहीं के, तो इनको कहूंगा कि इस वर्ष के 15 लाख जमा करा के और महर्षि कश्यप जी की चेयर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में स्थापित की जाती है। फिर तो ठीक है। ऐसे ही महर्षि कश्यप जी के नाम से कोई चौक रखा जाए, तो इस चौक के लिए बाकी जिलों की तो जाके वहां बात करेंगे, लेकिन करनाल मेरी यहां के लोगों से बात हो गई है। डीसी कॉलोनी सेक्टर 14 मेरठ रोड, ये जो चौक है, क्रॉसिंग है, इस क्रॉसिंग का नाम महर्षि कश्यप चौक करनाल का ये रखा जाता है। ऐसे ही महर्षि कश्यप जी के नाम से गवर्नमेंट कॉलेज जूंडला, जिस पर लगभग 17 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, इस गवर्नमेंट कॉलेज जूंडला का नाम महर्षि कश्यप गवर्नमेंट कॉलेज जूंडला ये रखा जाता है। महर्षि कश्यप जी की जयंती ये हर वर्ष इसी प्रकार से मनाई जाएगी, ये मैं घोषणा करता हूं। अंत्योदय कौशल विकास केंद्र जो मैंने घोषणा की अभी थोड़ी देर पहले, ये जितने भी खुलेंगे, अभी डिपार्टमेंट तय करेगा कि 2 खुलते हैं, 5 खुलते हैं, 10 खुलते हैं, उसमें से एक कौशल विकास केंद्र का नाम महर्षि कश्यप जी के नाम से और ये रखा जाएगा। इसी प्रकार महर्षि कश्यप,
कश्यप राजपूत धर्मशाला, 4 धर्मशालाओं का नाम मुझे बताया है। एक करनाल में, एक कुरुक्षेत्र में और एक बिलासपुर में, एक सफीदों में, जो अभी अधूरी हैं। तो इस समय, क्योंकि पहले भी उन धर्मशालाओं में थोड़ा बहुत सहयोग तो गया ही है, लेकिन नए सिरे से सभी 4 के लिए 11-11 लाख रुपया, 44 लाख रुपए की ये भी आपके लिए घोषणा की जाती है। आप लोगों ने जो कहा उसको हमने माना, और इसके अलावा हम बातचीत करके रामकुमार जी कश्यप, हमारे विधायक, और जो अपनी टोली है कश्यप समाज की, जो भी कोई मांग लाएंगे उसको हम पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। अभी आप सिर्फ 5 मिनट बैठे और तालियां एक बार जोरदार बजाएं। महर्षि कश्यप महाराज की। भाई, अपने कश्यप समाज के बच्चे बच्चियां आए हुए हैं, उनका सम्मान हमारी आंखों के सामने होना चाहिए। सभी बच्चों को ऊपर लेके आओ, स्टेज के ऊपर। 2 मिनट रुको भाई साहब। गुरबख्शीश लाडी जी, चलो नहीं, आप चलोगे, सारे पीछे चलेंगे। 2 मिनट रुको। अपने समाज के बच्चे हैं, इनका सम्मान के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कहूंगा, जाओ बच्चों, जाओ ऊपर जाओ। और इसके बाद मैं प्रार्थना करूंगा, हमारे मासूम शर्मा बहुत फेमस गायक हैं, यूट्यूब पे कई करोड़ को उनको सुनने वाले लोग हैं। बैठे बड़द ने लात मारी है ना भाई, एक भजन मासूम शर्मा का भी सुनेंगे। बोलो महर्षि कश्यप महाराज की, महर्षि कश्यप भगवान की, सृष्टि के रचयिता महर्षि कश्यप की। भाई मासूम जी से प्रार्थना करूंगा, आगे आ जाएंगे। सबसे पहले एक बार जोरदार जयकारा लगाना है, दोनों हाथ खड़े करके। एक भाई मासूम जी के बाद जय भगवान जी का धन्यवाद सुन के जाना भाई, अपनी अपनी जगह पे खड़े रहियो। महर्षि कश्यप महाराज की। तो एक लाइन में आपने सुनाऊंगा, जो लोग तक हमारे बूढ़े जो कह हमने जा रहे हैं। हिर बैठा बड़द कदे लात मार के ठाया ना कर दे, और पक्की फसल के जड़ में बीड़ी लाया ना कर दे। जगाम की छोरी बिगड़ी हो तो समझा दो, और बिगड़े माहौल में अपना काम बनाया ना कर दे। अरे अपनी भी तो बाण पड़े से कॉलेज में, और दूसरे की ने देख के फायदा ठाया ना कर दे। जब पाटी धोती पहरे आंडा बाबू रे, तो फैशन लान का हक बेटे का बनदानी। जय गाली दे दी कोख ते जामण आली ते, तो वैष्णो देवी जान का हक बेटे का बनदानी। धन्यवाद भाई, जय भगवान जी।